तो मेरे प्यारे क्यूट से एनिमे लवर, तो एनिमे की शुरुआत में हम रे व्हाइट को देखते हैं जिसके पास एक खतरनाक आइसिकल पावर। दरअसल इस एनिमे वर्ल्ड के अंदर 7 ग्रेट सोर्सरर होते हैं जिनमें से सभी के पास अलग अलग खास पावर होती है। इस एनिमे वर्ल्ड के अंदर उन सभी को बहुत ज्यादा खास माना जाता है और उनमें से एक हमारा मेन कैरेक्टर यानी रे व्हाइट भी होता है जो की आइसिकल ब्लेड सोर्सरर है। रे एक ऐसी मैजिकल अकेडमी के अंदर पढ़ता है जहाँ पर सिर्फ रॉयल फैमिली के बच्चे ही पढ़ते हैं, जहाँ के रॉयल फैमिली के बच्चे रे को काफी ज्यादा कमजोर मानते हैं, लेकिन रे अपनी इस पहचान को सभी से छुपा कर रखना पसंद करता है। एनिमे की शुरुआत में हम रे को एक आदमी की तरफ भागते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अनजान चीज आकर उस आदमी को वहीं पर खत्म कर देती है। रे जब पीछे मुड़कर देखता है तभी उसकी दूसरी साथी भी काफी ज्यादा घायल पड़ी हुई थी। अब ये देखने के बाद रे का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ने लगा जिससे उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। रे के चारों तरफ एक आइसिकल बॉल बन जाता है जो कि कुछ देर के अंदर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। अब इसके बाद हमें कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रे एक मैजिक एकेडमी के अंदर आया था। रे को इस मैजिक एकेडमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो बुक के अंदर पढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ग्रीन बालों वाली लड़की आकर उससे टकरा जाती है। इससे पहले कि वो लड़की नीचे गिरती है रे उसे पकड़ लेता है। वो लड़की रे का खूबसूरत चेहरा देख के शर्माने लगती है। उसके पीछे खड़ी हुई दो लड़कियां बातें करने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे एकेडमी के अंदर एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट आया है, क्या ये वही तो नहीं है ना। अब ये सुनने के बाद वो लड़की तो रे से पहले शर्मा रही थी, वो तुरंत ही पीछे हट जाती है और रे को यहाँ पर काफी ज्यादा सुनाने लगती है। वो लड़की यहाँ पर ऐसे बिहेवियर कर रही थी कि उसका हाथ तो किचन में लग गया हो। वो लड़की ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि रे ने जिस एकेडमी के अंदर एडमिशन लिया है जहाँ पर सिर्फ रॉयल फैमिली के बच्चे ही पढ़ते हैं। रे यहाँ से अब जाने लगता है तभी उसका सामना होता है अल्बर्ट के दोस्तों के साथ। अल्बर्ट यहाँ पर ऐसा मानता है कि इस मैजिक एकेडमी के अंदर सिर्फ रॉयल बच्चे ही पढ़ सकते हैं, ना कि ऑर्डिनरी फैमिली के बच्चे। रे यहाँ पर नॉर्मली उसके साथ अच्छा ही बिहेवियर कर रहा था। रे यहाँ पर उसके साथ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है। अल्बर्ट यहाँ पर रे को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता क्योंकि वो ऑर्डिनरी फैमिली से आता है, इसलिए रे यहाँ पर कहता है कि तुम मेरे साथ दोस्ती करो या फिर ना करो, मुझे कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ता, तुम जो चाहिए वो करो, मैं इस मैजिक एकेडमी के अंदर नहीं पढ़ूंगा। अल्बर्ट यहाँ पर गुस्से में रे को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर रोज नाम की एक लड़की आ जाती है। रोज को देखते ही अल्बर्ट का पूरा ग्रुप वहाँ से निकल जाता है क्योंकि रोज की फैमिली इस सिटी के अंदर टॉप 3 फैमिली में से आती है। अल्बर्ट के जाने के बाद रोज अपना नाम बताती है और कहते हैं कि तुम्हें इस मैजिक एकेडमी के अंदर एडमिशन मिला है, लगता है तुम्हारे अंदर कुछ खास बात है। रोज यहाँ पर जाते हुए कहते कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आकर तुम बात कर सकते हो। अगले सीन में हम एंट्रेंस सेरेमनी का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल सभी नए स्टूडेंट का वेलकम करती है। तुम सभी लोग ये मत समझना कि तुम यहाँ पर एडमिशन ले चुके हो इसलिए तुम यहाँ पर खास हो, तुम सभी को आगे काफी ज्यादा मेहनत करके एक स्पोर्ट्समैन के साथ साथ एक म्यूजिशियन भी बनना होगा। प्रिंसिपल का लेक्चर खत्म होने के बाद रोज यहाँ पर अपना एक स्पीच देती है क्योंकि ऐसा इसलिए है कि रोज मैजिक एकेडमी की रिप्रेजेंटेटिव है। अब क्लासरूम में आने के बाद प्रोफेसर ग्रे रे को सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है। सभी लोग रे को देख के हैरान थे। ज्यादातर स्टूडेंट को रे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एल्बर्ट यहाँ पर रे से काफी ज्यादा चिढ़ रहा था क्योंकि वो रे को कुछ खास नहीं पसंद करता था। तभी जब रे अपनी क्लासरूम के सीट के ऊपर बैठता है तभी वो विंडो के बाहर देखता है जहाँ का खूबसूरत सीन एक डिस्ट्रक्शन में बदल जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद सभी चीजें नॉर्मल हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा था कि रे को कुछ पुरानी चीजें याद आ रही थी। रे का ध्यान क्लासरूम में ना होकर बाहर था, इसलिए प्रोफेसर ग्रे गुस्से में आकर उससे ऊपर एक चौक फेंक देती है, लेकिन रे हमेशा अलर्ट रहता है इसलिए वो चौक को भी पकड़ लेता है, जो देख के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो चौक अचानक से फट जाता है और रे का पूरा चेहरा सफेद सफेद हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी क्लास के अंदर उसका मजाक बन गया। अब तुम्हें ये सारा डिस्ट्रक्शन का सीन जो दिखाया गया था वो तुम्हें आगे पता चलेगा वो क्या था। प्रोफेसर ग्रे यहाँ पर सभी को ग्रेट 7 सोर्सरर के बारे में बताती है। इन सभी सोर्सरर को तो मास्टर मैजिशियन भी कहा जाता है, जिन सभी के पास एक खास तरह की एबिलिटी इस्तेमाल करने की पावर्स होती है। उनमें से एक ग्रेट सोर्सरर हमारी प्रिंसिपल भी है जिन्हें ब्लेड सोर्सरर भी कहा जाता है। दूसरी कैरोलिन नाम की एक प्रोफेसर है जिसे स्पेड बाइंडिंग सोर्सरर भी कहा जाता है। तीसरा सभी से ज्यादा ताकतवर आइसिकल ब्लेड सोर्सरर, लेकिन यार किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि वो सोर्सरर लास्ट ओवर के बाद कहीं पर भी नहीं दिखा। इसके बाद बचे 4 सोर्सरर जिसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और इन सभी में ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल आइसिकल ब्लेड सोर्सरर है। प्रोफेसर ग्रे कहती कि तुम सभी का ऐसा गोल होना चाहिए कि तुम सभी सोर्सरर में से एक बन सको। यहाँ पर हमेशा की तरह अल्बर्ट को एक प्रॉब्लम ही होता है रे से, अगर हमें एक ग्रेट सोर्सरर बनना है तो हमारे पीछे ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्या कर रहा है। प्रोफेसर ग्रे यहाँ पर गुस्से में आकर कहती कि तुम्हें पता है कि रे यहाँ पर किस लिए आया है। प्रोफेसर ग्रे यहाँ पर गुस्से में आकर कहती है कि रे ने इस एकेडमी के अंदर टॉप एंट्रेंस एग्जाम सारे टेस्ट को पार कर और पर्सनल इंटरव्यू को पास कर यहाँ पर एडमिशन लिया है, इसलिए वो यहाँ पर है। तुम सभी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब हमें दिखाई देता है कि प्रोफेसर ग्रे अपने मैजिक कोर्स से ऑब्जेक्ट को बनाना और उसे इरेज करना सिखाती है। रोज प्रोफेसर से पूछती है कि चीजें क्रिएट करने की कोई लिमिटेशन होती है, जिस पर प्रोफेसर बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना ये सब करने वाले पर डिपेंड करता है। इसी के साथ वो 4 मैजिक स्टेप दिखाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तुम सभी ने पढ़ाई के अंदर सुना ही होगा ना ये सारी चीजें। ये सारे रॉयल फैमिली के बच्चे देख कर तो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। हमारी टीचर तो बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पीछे खड़ी हुई लड़की वो प्रोफेसर से पूछती
पूछती है कि क्या आपने चीजें बनाने के लिए एंटी मटेरियल को यूज किया है। प्रोफेसर कहती है कि इस मैजिक एकेडमी के अंदर तुम्हें ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो कि एंटी मटेरियल को यूज करता है। रे भी यहाँ पर उस लड़की को नोटिस करता है। अब इसी के बाद सभी स्टूडेंट अपना तरीका यूज करके सारे ऑब्जेक्ट बनाने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो रे कुछ भी बना नहीं पा रहा था, जो देख के रॉयल फैमिली के बच्चे उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। और रे देख के अल्बर्ट भी गुस्से में था। क्लासरूम खत्म होने के बाद रे अपना कॉरिडोर के अंदर चल रहा था, तभी रे की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है। रे ने उसको लाइब्रेरी के अंदर जाते हुए देखा तो रे भी उसके पीछे चला जाता है। रे यहाँ पर अच्छी तरीके से उसके साथ बातें करने लगता है और खुद को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराता है, और इस लड़की का नाम एलिसा है। इन दोनों की बात सुनने के बाद हमें पता चलता है कि एलिसा डॉक्टर एमएस वर्थ नाम की एक प्रोफेसर के बहुत ज्यादा फैन है। वो कहती है कि मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। रे कहता है कि उनकी बुक तो मैंने भी पढ़ी है, मैं भी उनका बड़ा फैन हूँ। रे कहता है कि क्या बात है, तो अपने बालों को क्यों ढक कर रखती हो, वैसे भी तो तुम्हारे बाल तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। और रे को बताती है कि उसके कान तो एल्फ जैसे दिखते हैं, इसलिए वो अपने कानों को हमेशा ढक कर रखती है। रे कहती है कि तुम्हारे कानों के अंदर तो कोई भी कमी नहीं है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। ये सुनने के बाद उसका चेहरा तो शर्म के मारे लाल ही हो जाता है। अब शाम होने के बाद रे अपने हॉस्टल के रूम के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के अभी नाम से होती है। हाँ, ये बाकी के रॉयल फैमिली के स्टूडेंट की जैसा नहीं है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, वो दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों एक ही जैसे हैं, एकदम भाई भाई। वो दोनों ही अपने फिटनेस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। उन दोनों की बॉडी तो तुम देख ही सकते हो। अगले दिन रे अपनी ट्रेनिंग करते करते काफी स्पीड के अंदर एक लड़की के पास से गुजर जाता है। स्पीड की वजह से उस लड़की के कपड़े उड़ने लगते हैं। रे जल्दी से वापस से आकर उस लड़की से माफी मांगने लगता है। इस लड़की का नाम रेबेका है। ये रोज की तरह टॉप 3 फैमिली में से आती है। अगले दिन स्कूल में आते ही अभी रे से कहता है रोज और रेबेका की फैमिली के बारे में वो बताने लगता है। इन दोनों की फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी मानी जाती है। ये दोनों लड़कियां भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। अंदर आने के बाद रे बताता है कि मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया है। अब वो यहाँ से जाने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसे टकरा जाती है, लेकिन रे तो एक इंच भी नहीं हिलता वहाँ से। और इस लड़की का नाम क्लेरिस है। ये भी रॉयल फैमिली के अंदर से ही आती है। हमें इस लड़की के फैमिली टेरिस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। इन दोनों के बीच ऐसे ही काफी देर तक बातें चलती रहती है। क्लेरिस यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बकबक कर रही थी। अब किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाकर प्रिंसिपल से मिलने के लिए वो चला जाता है। यहाँ पर आकर वो प्रिंसिपल को जनरल कह के बुलाता है। प्रिंसिपल हंसते हुए कहते हैं कि अब हम स्कूल के अंदर है, तुम मुझे प्रिंसिपल कह के ही बुला सकते हो। रे ने ऐसा क्यों कहा तो तुम्हें आगे पता चलेगा वो। अब इसके बाद हम ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर रे और अल्बर्ट के बीच में एक फाइट करवाते हैं। यहाँ पर अल्बर्ट रे को देख के काफी ज्यादा चिढ़ रहा था। रे कहता है कि इसको क्या हो गया। अब जैसे ही फाइट शुरू होती है, अल्बर्ट सीधा रे पर अटैक कर देता है, लेकिन रे अल्बर्ट से आराम से बच जाता है, एकदम हीरो के माफिक। रे अल्बर्ट से कहता है कि अभी तो तुम्हें काफी ज्यादा चीजें सीखनी बाकी है रे, तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब ये सुनने के बाद अल्बर्ट और भी ज्यादा गुस्से में रे पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार रे ने एक ही झटके के अंदर उसके स्वॉर्ड को ही टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इससे ही अल्बर्ट को अपनी औकात समझ में आ गई होगी। दूर से ये सभी प्रिंसिपल भी देख रही थी। मैं खुश हूँ कि तुम अपनी स्टूडेंट लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहे हो। साथ ही वो रे को आइसिकल ब्लेड सॉर्सरर कह के बुलाती है। अब इसके बाद हम रे और अभी को देखते हैं, जो कि हॉस्टल के अंदर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इन दोनों के बीच के बाद से हमें पता चलता है कि रे एकेडमी के 2 मेन क्लब के अंदर ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। रे अभी कहता है कि तुम्हें और भी ज्यादा सोचना चाहिए इसके बारे में। तभी रे अपना एक गोल्डन कार्ड निकाल कर कहता है कि जो देख के अभी का तो होश ही उड़ जाता है। अब ये लाइसेंस का क्या रीजन है तुम्हें अभी पता चलेगा। अब इसके बाद हमें एनवायरमेंट क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे हट्टे कट्टे पहलवान बैठे हुए थे। रे जिस क्लब के बारे में बता रहा था उनमें से एक क्लब ये है। रे के आने के बाद लीडर उससे पूछता है कि तुम्हें देख के मुझे ये तो नहीं लगता कि तुम हमारे ग्रुप की एक्टिविटी को एक दिन भी झेल पाओगे। ऐसा इसलिए है कि रे की पतली दुबली बॉडी देखकर वो कह रहा है। अब लीडर के कहने पर रे अपने कपड़े उतार देता है, तब उसकी बॉडी तो यहाँ पर चमकने लगती है एकदम कांच के शीशे की तरह। रे की ऐसी खतरनाक बॉडी देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सभी लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि रे की बॉडी एकदम हार्ड वर्क से बनी हुई है। लीडर भी यहाँ पर अपना एक गोल्डन कार्ड निकाल लेते हैं और हमें इस गोल्डन कार्ड के बारे में पता चलता है कि इस कार्ड को गोल्डन हंटर कार्ड कहा जाता है, जो कि हंटर लाइसेंस की तरह है। और हमें इस लाइसेंस के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, बस तुम इतना ही समझ लो कि ये कार्ड किसी अरे गहरे को नहीं मिल सकता है। रे की इतनी सारी खूबियां देखकर वो सभी लोग मान जाते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लीडर भी रे की रिक्वेस्ट मान लेते हैं। अब इसके बाद रे वहाँ से निकलकर गार्डियन क्लब ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि इस क्लब की सारी मेंबर्स लड़कियां ही होती हैं। इस क्लब के लीडर और कोई नहीं रेबेका ही होती है। अरे वही रे ने जिसके कपड़े उड़ाए थे। यहाँ पर गार्डनिंग क्लब की सारे मेंबर्स रे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि क्या एक लड़का होकर यहाँ पर गार्डनिंग क्लब ज्वाइन करने के लिए आया है। रे उन सभी को समझाते हुए कहता है कि फ्लावर्स मुझे काफी ज्यादा पसंद है, चाहे हालत जैसी भी हो, प्लांट हमेशा ही ग्रो कर लेते हैं किसी भी हालत में। इसी वजह से रे को फ्लावर्स काफी ज्यादा पसंद है। रे को क्लब ज्वाइन करने से रेबेका को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन उनमें से एक लड़की कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए वो यहाँ पर आया है। इस पर रेबेका कहती है कि चलो ठीक है, मैं रे की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ देती हूँ, तुम जैसे सही ऐसे तुम रे का टेस्ट ले सकती हो। तुम्हें ये लगे कि रे क्लब ज्वाइन करने के लिए लायक नहीं है तो तुम उसे निकाल भी सकती हो। और इस लड़की का नाम डीना है। इसके बाद डीना रे को छत पर लेके आ जाती है, जहाँ पर काफी सारी घास उगी हुई थी। डीना रे से कहती कि ये तुम्हारी टेस्ट है, तुम्हें इस पूरी जगह को साफ कर एकदम फ्लावर से भर देना है, सारे फ्लावर एकदम फ्रेश ही रहने चाहिए।
ऐसा हो जाए कि सारे फ्लावर्स मुरझा जाए। इस पर ही डिसाइड होगा कि तुम क्लब ज्वाइन करोगे या फिर नहीं। अब डीना के जाने के बाद रे अपना काम पर लग जाता है, जहाँ पर वो पूरी घास को निकाल रहा था एक एक करके। और पहले दिन सारी जंगली घास को निकाल देता है वहाँ से, और दूसरे दिन गड्ढे करता रहता है, और दूसरे दिन वहाँ पर छोटी छोटी दीवारें करता है जिससे कि वहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स लगाए जा सके। इतने में ही रेबिका वहाँ पर खाना लेकर आ जाती है। रे रेबिका का शुक्रिया अदा करके सैंडविच खाने ही वाला था, तभी पीछे से कुछ आवाजें आती रहती है। जब वो दोनों नीचे देखते हैं कि वहाँ पर दो स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं आपस में, रेबिका रे को समझाते हुए कहती है कि ऐसे भी आने वाले टूर्नामेंट के लिए शॉट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस कंपटीशन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट मैन को चुना जाएगा। रे भी यहाँ पर सोचता है कि क्या मुझे भी उस शॉट फाइट के अंदर जाना चाहिए। इतने में ही बातें करते हुए रेबिका की नजर रे के बॉडी के ऊपर जाती है। रेबिका रे का डोले को देखकर उसे घुरती ही रहती है। रेबिका पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी बॉडी को छू सकती हूँ। रे तो यहाँ पर अपनी पूरी पोज के साथ बॉडी दिखाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सारे मेंबर्स रे की सारी मेहनत को देखकर उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। अब इसके बाद रे को क्लब ज्वाइन करने की परमिशन दे देते हैं। कुछ देर के बाद प्रिंसिपल एक लेटर दिखाते हुए रे से कहती है, इंटेलिजेंट एजेंट से मुझे पता चला कि हमारे एकेडमी के अंदर एक जासूस छुपा हुआ है, इसलिए तुम सावधान रहना। अब हम देखते हैं कि शाम होने के बाद रे अपना हॉस्टल की तरफ ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे क्लैरिस मिलती है, जो कि क्लैरिस जमीन के ऊपर चलने वाले कीड़ों को देख रही होती है। तुम्हें यह लड़की याद है ना, जो कि बकबक करने वाली है। रे के पूछने के बाद क्लैरिस उसे कहती है कि मुझे छोटे छोटे कीड़े देखना बहुत ज्यादा पसंद है। ये देख के तुम्हें ऐसा ही लग रहा होगा कि मैं काफी ज्यादा अजीब हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं खेलूं और मस्ती करूँ उसके साथ। रे कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ। जो सुनने के बाद तो क्लैरिस शर्माने लगती है। वो कहती है कि आज तक मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं बना है, इसलिए कि मुझे ज्यादा कीड़े पसंद है। इसलिए क्लैरिस कहती है क्या हम डेट पर जा सकते हैं, मतलब कि मेरे साथ कीड़े देखने के लिए प्लान कर सकते हो। इस पर रे मान जाता है। अगले दिन क्लासरूम के अंदर प्रोफेसर ग्रे रे को कहती है कि डिफरेंट टेक्निक और सॉर्सरी के बारे में बताओ। इस पर रे बताता है कि इस वर्ल्ड के अंदर 7 फाइटिंग टेक्निक एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर रे सारे फाइटिंग टेक्निक के नाम एकदम करेक्ट बताता है। अब ये सुनने के बाद सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। किसी को भी यह नहीं लगता कि ऑर्डनरी स्टूडेंट को इतना ज्यादा पता होगा। इसके बाद प्रोफेसर ग्रे कहती है तुम्हारा फॉरेस्ट एग्जाम शुरू होने वाला है और सभी को 4-4 का ग्रुप बनाना होगा। अब रे, अभी, एलिसा और रोज मिलकर चारों एक ग्रुप बनाते हैं। रोज को उस ग्रुप के अंदर देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सभी सोचते कि ये ऑर्डिनरी के साथ क्यों ग्रुप बना रही है। अब इसके बाद सभी लोग फॉरेस्ट की एग्जाम देने के लिए उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर सभी को समझाने लगती है कि तुम्हें सभी को फॉरेस्ट में जाकर स्टैम्प कलेक्ट करने होंगे। जिस ग्रुप के पास सबसे ज्यादा स्टैम्प होंगे वही विनर होगी। और साथ ही साथ इस फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे और भी मॉन्स्टर है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। इसके बाद तुरंत ही प्रोफेसर एग्जाम को स्टार्ट कर देती है। ये सुनते ही रे का पूरा ग्रुप फॉरेस्ट के अंदर निकल पड़ता है। अब जंगल के अंदर थोड़ा और अंदर जाने के बाद एलिसा को एक बग मॉन्स्टर मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जो देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन इस ग्रुप के साथ तो रे भी है, इसलिए कोई टेंशन लेने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रे उस मॉन्स्टर को एक ही शॉट के अटैक से 2 टुकड़ों में काट देता है, जो देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब इसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद उन सभी को फर्स्ट स्टैम्प मिल जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ आल्बर्ट का ग्रुप तो फॉरेस्ट के अंदर यहाँ वहाँ भटक रहा था। फॉरेस्ट के अंदर ऐसे ही घूमते घूमते रात हो जाती है और वहाँ पर रे का ग्रुप बोनफायर जलाकर मस्त आराम कर रहा था। यहाँ पर रे की काफी ज्यादा तारीफ होने लगती है, क्योंकि रे ने फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर को एक ही हिट के अंदर खत्म कर दिया था और रे के पास कॉम्बैट स्किल करने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। रे की इतनी सारी अच्छी स्किल देखने के बाद रोज को उसके ऊपर शक हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा है कि रे हमसे कुछ बातें छुपा कर रख रहा है। रे रोज के बारे में पूछता है। रोज कहती है कि मुझे रॉयल्टी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पर रे की तारीफ करते हुए कहता है कि रे तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो। अभी से ये सारी बातें सुनने के बाद रे को अपनी जनरल की याद आ जाती है, जिन्होंने ऐसा ही उनसे कहा था। अब काफी ज्यादा रात होने के बाद वो सभी लोग आराम से सो जाते हैं, लेकिन रे यहाँ पर जाकर सभी को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके बीच रे को अपने मास्टर की कही हुई बात याद आती है, जहाँ उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह लाइफ जीनी है, तुम्हारी अपनी पहचान को छुपा कर रखना होगा सभी से। अब सुबह होने के बाद रे की टीम को एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनने के बाद रे बिना कुछ सोचे समझे उस तरफ दौड़ने लगता है, जहाँ पर एल्बर्ट के ग्रुप के ऊपर एक बड़े से मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। एल्बर्ट भी उस मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इतने में रे एल्बर्ट का नाम चिल्लाता है। अब ये सुनने के बाद वो मॉन्स्टर रे की तरफ जाल फेंकता है, लेकिन रे की स्पीड इतनी ज्यादा थी और मॉन्स्टर के सारे अटैक को डॉज करके उसे एक हिट के अंदर खत्म कर देता है। अब मॉन्स्टर को खत्म होने के बाद रे एल्बर्ट को उठाने के लिए उसके पास चला जाता है। यहाँ पर हमेशा की तरह एल्बर्ट अपने रॉयल्टी के घमंड में आकर रे का हाथ को झटक देता है और उसे अपनी हेल्प करने से मना कर देता है। इतने में वहाँ पर रोज, अभी और एलिस भी पहुँच जाते हैं और तीनों यहाँ पर एल्बर्ट के ग्रुप की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उन सभी को पेड़ से नीचे उतारने के लिए। यहाँ पर तो रोज को यकीन नहीं होता कि रे ने आराम से उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। आखिर में रोज रे से पूछ ही लेती कि आखिर तुम कौन हो। तभी हमें दिखाई देता है कि पेड़ के पीछे एक आदमी छुपकर उन सभी को देख रहा था और अपने मैजिक से इस्तेमाल से उस मरे हुए मॉन्स्टर को वापस ही जिंदा कर देता है। लेकिन उस आदमी के मैजिक से उस मॉन्स्टर का कलर ही यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ पर रे को समझ में नहीं आता कि ये मॉन्स्टर दोबारा से कैसे जिंदा हो गया और रे यहाँ पर तेजी से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार उस मॉन्स्टर की खाल बहुत ज्यादा मोटी थी ना, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता, जो देखने के साथ रे की टीम पूरी साथ में मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है। रोज यहाँ पर अपने फायर मैजिक से उस मॉन्स्टर को काफी दूर फेंक देती है। इतने में अभी और एलिस एक साथ पावर को मिलाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है और जिस अटैक से उस मॉन्स्टर का काफी ज्यादा
बैलेंस बिगड़ जाता है और मौका देखने के साथ ही रे उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। इस मॉन्स्टर को हराने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जो देख के एल्बर्ट को भी रे के ऊपर शक होने लगा। यहाँ पर उसके दोस्त कहता है कि रे तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकला, हमने सोचा था कि रे तो बहुत ज्यादा कमजोर है और हमेशा की तरह एल्बर्ट को रे से चिड़ी होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर रे के ग्रुप ने सारे स्टैम्प को कलेक्ट कर लिया था फॉरेस्ट के अंदर से। यहाँ पर रे ने एलिस को अपने कंधे के ऊपर बिठा कर रखा था। ऐसा इसलिए है कि एलिस ने बहुत ज्यादा मैजिक यूज करने के बाद वो काफी ज्यादा थक गई थी। अब हमें फॉरेस्ट का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम के इंस्ट्रक्टर रे के ग्रुप को विनर अनाउंस कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ही सबसे ज्यादा स्टैम्प पेपर है। और वहीं पर रे को विनर देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते कि जो ग्रुप में ऑर्डिनरी हो वो विनर हो जाए, लेकिन रे के ग्रुप को तो ये सारी बातें सुनने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद हमें एक घर के अंदर एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई थी। तभी उसकी मेड ने वहाँ पर आकर उसे बताया कि जिसका आप इंतजार कर रही थी वो यहाँ पर आ गया है। दरवाजा खुलते ही रे सामने खड़ा होता है। इसके बाद रे उस लेडी से बात करने लगता है। इन दोनों की बातचीत पर हमें पता चलता है कि ये लेडी तो असल में रे की मास्टर है। मास्टर यहाँ पर रे को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है। वो ये चाहती थी कि रे भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह लाइफ जिए। रे के पूछने के बाद मास्टर बताती कि अभी वो फिलहाल ब्रेन के बारे में रिसर्च कर रही है। असल में सभी लोग मैजिक को यूज करने के लिए बॉडी की एनर्जी और आसपास के मटेरियल का यूज करते हैं, लेकिन ये मैजिक ब्रेन का यूज करते हुए हम करते हैं तो इस मैजिक की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी रिसर्च को एक ऑर्गेनाइजेशन छुड़ाना चाहती है। इसके बाद रे अपने मास्टर को व्हील चेयर पर जंगल को घुमाने के लिए ले जाता है, क्योंकि रे की मास्टर काफी दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकली थी। इसके बातों से हमें पता चलता है कि रे बचपन में ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और ऐसे काम जैसे एलिट सोल्जर भी आराम से नहीं कर सकते उसे रे बड़ी आसानी से कर दिया करता था। मास्टर के पूछने के बाद रे बताता है कि मैंने एकेडमी के अंदर काफी सारे नए दोस्त बनाए हैं, जो कि सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यारे हैं और उनमें से एक एलिस नाम की लड़की है, जो कि आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन है। एलिस जिसकी फैन है और कोई नहीं रे की मास्टर ही है। अब इसके बाद घर आने के बाद मास्टर ने रे को एक बुक दे दी थी, जिससे कि वो ट्रेनिंग कर सके और उसकी गाइडेंस से वो एक अच्छा सॉर्सरर बन सके। आगे हमें पता चलेगा कि रे इतना ज्यादा क्यों मिस्टीरियस है। अगले दिन रे की रनिंग के दौरान एलिस उसे मिलती है, जो कि एलिस सिटी के सेंटर के अंदर लाइब्रेरी के अंदर जा रही होती है। रे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ क्या। अब ये सुनने के बाद तो एलिस तो शर्म के मारे लाल टमाटर जैसी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस तो यहाँ पर पूरा मेकअप करने के बाद आई थी, क्योंकि वो अब रे के साथ जा रही है ना, इसलिए लाइब्रेरी के अंदर आने के बाद हमेशा की तरह एलिस प्रोफेसर ले के बारे में ही पढ़ती रहती है। दूसरी तरफ यहाँ पर रे तो अपना लव स्टोरी की बुक ही पढ़ रहा है। अब इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी के बाहर आते हैं, तभी वहाँ पर क्लेरिस उन दोनों को देख लेती है, क्योंकि इस बेचारी का दिल भी रे पर आ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि कैसे वो रे से बात करे। इतने में रे और क्लेरिस उसके पास पहुँच जाते हैं, जो देख के तो शर्म के मारे लाल हो जाती है। रे उसके पास आकर लंच के लिए इनवाइट कर देता है। अब लंच करने के टाइम पर रे थोड़ा अकेले आता था, दो लड़की के साथ आया था। रे यहाँ पर एरिस और क्लेरिस को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ पर रे उन दोनों की तारीफ करते हुए उन दोनों को पटाने की ट्राई कर रहा था। यहाँ पर क्लेरिस ही एक फिदा थी उसके ऊपर, लगता है अभी तो कभी वही हाल है। अब इसके बाद लंच खत्म होने के बाद वो दोनों रे को बाय बोलकर हॉस्टल की तरफ चली जाती है। रे भी यहाँ पर अपने हॉस्टल की तरफ ही जाने वाला था, तभी उसकी नजर रोज के ऊपर पड़ती है। रे के पूछने के बाद रोज उसे बताती है कि कंपटीशन आने के बाद मैं काफी ज्यादा बिजी हो चुकी हूँ। बातों में रे उसे बताता है कि एरिस और क्लेरिस के साथ वो लंच करके आया है, जो सुन के रोज भी जेलिस फील करती है। देख रहे हो रे के ऊपर कितनी ज्यादा लड़कियां फिदा है। अब हमें प्रोफेसर ग्रे और रे को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। उन दोनों की बातों में हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ग्रे भी रे के साथ पहले काम कर चुकी है। प्रोफेसर ग्रे भी खुश थी कि रे अपनी स्टूडेंट लाइफ को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। दूसरी तरफ हमें अल्बर्ट को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर फॉरेस्ट को जला रहा था, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर रे का नाम चिल्ला रहा था। साथ ही उसके पीछे एक अंदाज सा आदमी खड़ा हुआ था। अगले दिन मॉर्निंग के अंदर रे सभी से जल्दी एकेडमी के अंदर पहुंच चुका था, इसलिए डीना उसे गार्डनिंग क्लब का की पकड़ाते हुए कहती है कि आज तुम्हें अकेले ही ऑफिस को संभालना होगा, क्योंकि बाकी लड़कियां अपने अपने कामों में लगी हुई है। रे जब ऑफिस के अंदर जाता है तभी वो गलती से रेबेका के ड्रेसिंग रूम के अंदर चला जाता है। रे भी अब क्या करता है, वो बिना कुछ बोले ही दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर रोज एक लड़की के साथ फाइट कर रही थी, जिसे वो आराम से हरा देती है। रोज यहाँ पर रे को देखते ही उसे फाइट करने के लिए बुलाती है और शॉर्ट फाइट शुरू होते ही रोज बिना देखे ही रे के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन रे भी थोड़ी ना कम है। रे की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि रोज के सारे अटैक को आराम से वो डॉज कर लेता है। रोज कहती है कि मुझे पता है कि तुम मैजिकल पावर अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी शॉर्ट फाइट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, इसलिए इस वजह से मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहती थी। इसलिए रोज भी रे के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करने लगती है। रे भी पूरी तरह बचने की कोशिश करता है और तभी उसे बचपन में की हुई ट्रेनिंग याद आने लगती है। इस वजह से रोज को मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है, जिसकी वजह से वो और तलवार नीचे गिर जाती है, जिस वजह से रोज इस फाइट की विनर बन जाती है। भले ही रोज रे से जीत गई थी, लेकिन रे की सभी लोग तारीफ करते हैं काफी ज्यादा। यहाँ पर रोज को रे के ऊपर काफी ज्यादा शक होने लगता है। उसे लगता है कि रे जानबूझकर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर वो फिर से पूछती कि आखिर तुम कौन हो। रे सोचता है कि क्या है मैं इसे बताऊं। अब यहाँ पर सभी लोग लंच करने के लिए बैठे हुए थे। सभी के पूछने के बाद रे बताता कि मैंने जो कुछ सीखा वो सभी वे मास्टर से सीखा है। वो सभी लोग बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर अल्बर्ट आ जाता है। वो रे से फाइट करने के लिए चैलेंज दे देता है। यहाँ पर रे भी कहाँ मना करने वाला था, वो भी चैलेंज मान लेता है। अब वो सभी लोग अकेडमी के एक पास ही के ग्राउंड के अंदर पहुंच
पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बड़ा सा बैरियर मैजिक बना दिया था। ग्लैडिस बैरियर मैजिक को देखते हुए कहते हैं कि ऐसे भी लोग अपनी फाइट को छुपाना चाहते हैं। अल्बर्ट रे को एक तलवार देते हुए कहता है कि इस फाइट के अंदर कोई भी रूल्स नहीं है, जितना चाहिए उतना मैजिक को तुम यूज कर सकते हो। अब इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अब ये सारी चीजें एक पेड़ के ऊपर बैठा आदमी भी देख रहा था। इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा आखिर ये बंदा है कौन। अल्बर्ट यहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए कहता है कि हमारी फैमिली मिडिल रॉयल फैमिली है। मेरे फादर हमारी फैमिली का टेरेस बनाने के लिए काफी सारी मेहनत किया करते हैं और तभी से मैंने फैसला किया कि मैं एक बेस्ट म्यूजिशियन बनकर फैमिली के टेरेस को और भी ज्यादा ऊपर लेके जाऊंगा। तभी अल्बर्ट के दिमाग के अंदर रे को खत्म करने का आवाज गूंजता है। अल्बर्ट यहाँ पर रे के ऊपर अंधाधुंध अटैक करने लगता है। अल्बर्ट बहुत बड़ा फायर बॉल क्रिएट कर रे के ऊपर अटैक कर देता है। रे को ना चाहते अपनी थोड़ी पावर इस्तेमाल करनी पड़ती है और उस फायर बॉल को दो टुकड़े में काट देता है। ये देख के सभी लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। अल्बर्ट गुस्से में आकर काफी सारे अटैक करने लगता है, लेकिन रे तो उस सारे अटैक को आराम से डॉज कर अभी तक सलामत है। जो देखे तो अल्बर्ट बहुत ज्यादा गुस्से में आकर एक फायर ड्रैगन बुला लेता है और उस फायर ड्रैगन से रे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार भी रे बिना हिले हुए उस ड्रैगन को बीच में ही काट देता है। अब रे का एक कारनामा देख के सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो सभी को यकीन नहीं होता कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। इतने में ही अल्बर्ट घुटने पे बैठ के ही रोने लगता है। अब ये देखने के बाद रोज कहती है कि अब तुम हमसे कुछ छुपा नहीं सकते, सच बताओ कि आखिर तुम कौन हो। रे के पास भी और कोई रास्ता ही नहीं था, वो अपनी सच्चाई के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अनजान सा मैजिक सभी को नीचे झुका देता है। अल्बर्ट और उनके साथी के साथ भी होती है। अब ये देख के रे को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी जंगल के अंदर से बाहर निकल के आता है। ये मिस्टीरियस आदमी और कोई नहीं प्रोफेसर ग्रे ही थी। ये देखने के बाद तुम सभी को समझ में नहीं आता होगा कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन रे यहाँ पर समझ चुका था कि उसके मास्टर ने जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था वो उनमें से ही एक है। प्रोफेसर ग्रे यहाँ पर स्टूडेंट का ब्रेन का इस्तेमाल कर रही थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए और एक नया मैजिक क्रिएट करने के लिए। प्रोफेसर ग्रे यहाँ पर तालियां बजाते हुए कहती है कि तुम तो मेरे उम्मीद से ज्यादा इंटेलिजेंट निकले। तभी वो अपनी दूसरी आंख भी दिखाती है, जो देख के रे समझ जाता है कि उस फॉरेस्ट के अंदर जो मॉन्स्टर हम पर अटैक कर दिया था उसे प्रोफेसर ग्रे कंट्रोल कर रही थी। ये सुनने के बाद प्रोफेसर ग्रे कहती है कि हर साल जंगल के अंदर एग्जाम्स होते हैं, उस मॉन्स्टर के हाथों काफी सारे स्टूडेंट मारे जाते हैं। आज तक किसी को भी उसके ऊपर शक भी नहीं हुआ। इस बार उसका प्लान सक्सेस ही होने वाला था, लेकिन रे ने बीच में आकर उस प्लान को खत्म कर दिया। इसलिए इन सभी को टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना है उसे। इसलिए इन दोनों के बीच के फाइट के दौरान इस बैरियर मैजिक को बनाया गया था और बाहर से किसी को भी पता ना चल सके अंदर क्या चल रहा है। रे को भी समझ में आता है कि ये अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही थी अभी तक। वो ये सब करने के साथ स्टूडेंट के साथ इमोशनल टच में आ जाते हैं, जिससे कि वो स्टूडेंट के साथ कुछ भी कर सकती है। इस वक्त वो भी रे के साथ और उसके दोस्त के साथ ऐसा करना चाहती है। तब होने ही वाला क्या था, उसे बैठकर समझाने वाला था। अब रे भी फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। तब थोड़ी देर के बाद वो फायर स्नेक से अटैक कर देती है। रे जब उससे बचने की कोशिश करने लगता है तभी वो फायर स्नेक को रे के दोस्तों की तरफ भेज देती है। अब रे के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो अपने रियल पावर को यूज करता है, अपने आइस मैजिक को, और आइस मैजिक से अपने सारे दोस्तों को बचा लेता है। अब सही टाइम आ चुका है कि तुम अब रे को आइसिकल ब्लेड सॉर्सरर के अंदर देखो। अब उसकी रियल पावर बाहर आने के बाद उसके आसपास आइसिकल ब्लेड भी बनने लगती है। अब ये देखने के बाद उसके प्रोफेसर की भी यहाँ पर फट जाती है। उसे ये लग रहा था कि आइस ब्लेड सॉर्सरर तो लास्ट वॉर के साथ ही गायब हो चुका था। रे कहता तो ये तो सच ही बात है, लेकिन आइसिकल ब्लेड सॉर्सरर की पावर्स मेरे अंदर ट्रांसफर हो चुकी थी। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि पहले आइसिकल ब्लेड सॉर्सरर और कोई नहीं रे की मास्टर ही थी। अब ये सुनने के साथ ही प्रोफेसर के दिमाग के स्क्रू ही ढीले होने लगते हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़े फायर बॉल से वो अटैक तो करती है, लेकिन रे की एक ही ब्लेड उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब इससे भी वो यहाँ पर कहाँ रुकने वाली थी। अब रे के ऊपर अटैक करने के लिए वो अपने डार्क मैजिक का यूज करती है, लेकिन रे के पास भी अपना एंटी मटेरियल मैजिक का कोड भी है, जिसकी मदद से वो डार्क मैजिक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देख के प्रोफेसर का मुंह तो खुला का खुला रह गया, क्योंकि रे ने बिना हाथ हिलाए ही उसके मैजिक को डिस्ट्रॉय कर दिया। रे कहता है कि रुको, तुम्हें आइसिकल ब्लेड पावर की असली ताकत दिखाता हूँ। अब ये सुनने के बाद तो प्रोफेसर की तो काफी ज्यादा फट जाती है। वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन रे यहाँ पर अपने ब्लेड से उसके पैर को ही काट देता है। प्रोफेसर को यकीन नहीं होता कि इस ऑर्डिनरी स्टूडेंट के पास इतनी ज्यादा ताकतवर पावर है। प्रोफेसर कहती है कि रुक जाओ, मुझे कुछ भी मत करना। वो कहती है कि हम बात करके भी इस मैटर को सुलझा सकते हैं। वो यहाँ पर रे को बहला फुसला कर अपने वश में करने वाली थी। रे भी ये सारी बात सुनकर कहता है कि ये मेरी प्रोफेसर है, चलो मैं माफ कर देता हूँ। तुम्हें लगता है कि क्या ये मानने वाली है, लेकिन अचानक से वो अपनी इविल आइज का यूज करके रे के ऊपर बहुत बड़ा मैजिक का यूज कर देती है। लेकिन यहाँ पर होता भी क्या, रे को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता इस मैजिक अटैक से। अब ये देख के उसे पता चल गया कि मैंने गलत पंगा ले लिया। प्रोफेसर कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर बन चुके हो। रे यहाँ पर अपने एक आइसिकल ब्लेड बुला लेता है। प्रोफेसर कहती है कि मैं 7 ग्रेट सॉर्सरर के सामने कभी भी नहीं टिक पाती, और अब तक के सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइसिकल ब्लेड सॉर्सरर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम अब मुझे मार दोगे क्या? रे उसे मना कर देता है, जो देख के उसे समझ में आ गया कि उसे वो जिंदा पकड़ना चाहता है। तभी वो जल्दी से अपने पहना हुआ लॉकेट को बाहर निकाल लेती है और उस लॉकेट को अपने सर के अंदर ही घुसा लेती है, क्योंकि उसके अंदर पूरा डार्क मैजिक ही भरा हुआ था। इसके बाद प्रोफेसर की बॉडी एकदम खतरनाक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बड़ी फाइट होने वाली थी, और इसी बीच के अंदर ब्रेन मैजिक भी टूट जाता है और रे के सारे दोस्त भी मैजिक से आजाद हो जाते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर रे के ऊपर काफी सारे अटैक करने लगती है, लेकिन रे अपना
आइसिकल पावर से सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है आराम से। अब प्रोफेसर रे के ऊपर बड़ा सा फायर बॉल का अटैक कर देती है। रे अपना एंटी मटेरियल कोड को यूज करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। रे यहाँ पर फायर और आइस के बीच का डिफरेंस बता देता है। ये दोनों मटेरियल एक ही लेवल के होते हैं। मैंने आइसिकल मटेरियल का बहुत ज्यादा लेवल अप कर दिया है और यही मेरी रियल पावर है। ये सुनने के बाद तो प्रोफेसर को भी यकीन नहीं होता, क्योंकि आज तक किसी भी आदमी ने एंटी मटेरियल कोड को सक्सेसफुली यूज नहीं कर पाया। आखिर रे ऐसा कैसे कर सकता है? रे यहाँ पर एंटी मटेरियल कोड और रे शिफ्ट का इस्तेमाल करके बड़ी सी आइस वॉल क्रिएट कर देता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर डार्क मैजिक का यूज करती है, जो कि जरा भी काम नहीं आता है। यहाँ पर रे के सारे दोस्तों की नजर रे के ऊपर पड़ती है, जो कि ज्यादातर आइसिकल पावर यूज करने के बाद वो ओवरहीट हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी रे प्रोफेसर के साथ फाइट करता रहता है। इसी बीच प्रोफेसर समझ जाती है कि रे अपने पावर को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है। मौका देखकर रे के ऊपर वो फाइनल अटैक कर देती है। रे उसके ऊपर पलटवार करता है, लेकिन वो थका होने के बावजूद उसकी स्वॉर्ड के तो पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बचने के लिए अपने आइस टॉर्नेडो का यूज कर देता है प्रोफेसर के ऊपर और उसे फ्रीज कर देता है। और प्रोफेसर को हमेशा के लिए बाय बाय बोलने के लिए उसके आइस के ऊपर फूल भी लगा देता है। और इतनी सारी पावर को यूज करने के बाद वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया और नीचे गिर गया, जो देख के उसके सारे दोस्त उसके पास आने लगते हैं। रे भी बहुत ज्यादा खुश था कि वो अपनी पावर की मदद से अपने सारे दोस्तों को बचा पाया। अब इसके बाद हमें रे का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर नन्हा सा रे बैटलफील्ड के अंदर घायल पड़ा हुआ मिलता है और मास्टर उसे उठाकर यहाँ पर लेकर आती है और जनरल से कहती है कि क्या हम रे को अपने पास रख सकते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ पर एबी आती है और कहती है कि हमें रे को अपने साथ रखने के लिए मना कर दिया है जनरल ने, क्योंकि वो रे को दूसरी सिटी का मानते हैं। मास्टर के पूछने के बाद वो बताती है कि रे के विलेज वाले कोड और शापित चीजों में काफी ज्यादा मानते हैं, इसलिए वो रे को अपना सिटीजन नहीं मान सकते हैं। ये सुनने के बाद मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बच्चे के बारे में ऐसा कौन सोचता है। एबी कहते हैं कि वैसे भी रे को होश आ गया है। कैरोलिन यहाँ पर रे से बार बार पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हें याद है कैरोलिन 7 ग्रेट सोर्सरर में से एक है। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर मास्टर भी आती है। फिर कई बार पूछने के बाद रे अपना नाम बता देता है, जो सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती है। धीरे धीरे रे सभी को पसंद आ जाता है। रे के लिए कैरोलिन यहाँ पर सभी से लड़ भी जाती है। कैरोलिन कहती है कि क्या उसे मैं अपने घर पे नहीं रख सकती, लेकिन कुछ लोग मना कर देते हैं, क्योंकि वो सभी लोग मिशन के दौरान बाहर चले जाते हैं। असल में रे का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं होगा वहाँ पर, इसलिए जनरल भी मास्टर से राय पूछता है। तभी मास्टर रे से ही पूछती कि आखिर तुम क्या चाहते हो। रे कहता है कि मैं आप सभी के साथ रहना चाहता हूँ। मास्टर इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि अपनी आइसिकल ब्लेड सोर्सरर की पावर रे के अंदर भेज देती है। मास्टर के कहने के बाद भी जनरल यहाँ पर मान जाते हैं। तभी वो रे को एक नया सोर्सरर बनाने का फैसला ले लेती है, जो सुनने के बाद रे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। देखते ही देखते 6 साल पूरे हो जाते हैं। रे भी यहाँ पर बहुत बड़ा हो चुका था और उसने अपनी आइसिकल ब्लेड पावर भी यूज करनी शुरू कर दी थी। रे इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि सामने वाले मिलिट्री को एक ही झटके के अंदर खत्म कर दिया था, जो देख के तो सामने वाले आर्मी के बंदे तो डरने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये छोटा बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। दूसरी तरफ हम कैंप के अंदर चल रही मीटिंग को देखते हैं। वो सभी कहते हैं कि वॉर के अंदर मैजिक का यूज काफी ज्यादा बढ़ चुका है अभी, जिसकी वजह से उनके कंट्री के काफी सारे सोल्जर्स यहाँ पर मर चुके हैं। इस सिचुएशन को देखकर जनरल कहते हैं कि रे तुम अब सेफ जगह पर जा सकते हो। बैटलफील्ड बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है अभी। लेकिन रे इसके लिए नहीं मानता है। वो भी अपने मास्टर की सिखाई हुई सारी बातें याद है, जो जितना ताकतवर होता है उसे उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है, इसलिए वो भी अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता था। साथ ही हार्बर्ट नाम का एक सोल्जर उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, अगर कुछ हो भी गया तो रे को मैं पहले बचाऊंगा। इसके बाद हमें एनीमे का शुरुआत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हार्बर्ट को एक अनजान चीज आकर खत्म कर देती है। अब ये देखने के बाद रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने पावर्स के ऊपर कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से आइस का बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पर। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रे हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ है, जहाँ पर आसपास मास्टर और प्रिंसिपल वहाँ पर खड़ी होती है। रे को होश आने के बाद उसे लगता है कि मास्टर उससे काफी ज्यादा नाराज होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मास्टर भी खुश थी कि अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी पावर्स को उसने यूज किया। अगर रे की जगह वो मास्टर भी होती तो वे भी ऐसा ही करती। प्रिंसिपल कहती कि वो सभी लोग ठीक है। मास्टर जाते जाते कहती कि तुम ठीक हो जाओ तो मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। प्रिंसिपल रे से कहती है कि भले ही मैं इस फैसले से पहले खिलाफ थी, तुम्हें इस एकेडमी के अंदर पढ़ने के लिए भेजा जाए, लेकिन एक दिन तुम्हारी मास्टर मेरे पास आकर अपना सर झुकाने के बाद मेरे से रिक्वेस्ट करने लगी। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, जो कि तुम इस एकेडमी के आकर नए दोस्त बनाओ। मैंने भी MS वर्थ को ऐसा करते हुए कभी भी नहीं देखा और तुम भी अपनी स्कूल लाइफ को काफी ज्यादा एंजॉय करो अभी। जो सुनने के बाद रे भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से तो आंसू भी निकल जाते हैं। मास्टर भी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो भी जोर जोर से रोने लगती है। असल में मास्टर काफी ज्यादा रे की परवाह करती है, वो बिल्कुल अपने बेटे जैसे ही उसे मानती है। वो दोनों के जाने के बाद तुरंत ही रे के सारे फ्रेंड उससे मिलने के लिए आते हैं। अब फाइनली रे अपनी सारी सच्चाई सभी को बताते हुए कहता है कि मैं 7 ग्रेट सोर्सरर्स में एक हूँ, आइसिकल ब्लेड सोर्सरर। जो सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सभी को बताते हुए कहते हैं कि लास्ट वॉर के अंदर मैंने जब हार्वर्ड को खोते हुए देखा ना, तभी मेरी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और वहाँ पर बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से मेरी मास्टर ने अपने पैर खो दिए और इससे वो बहुत ज्यादा निराश हो गया है। वो यही सोचता रहता है कि उसने बैटलफील्ड के अंदर काफी सारे लोगों की जान ली है और उसे ऐसा जीने का हक भी नहीं है। ये सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी रोज उसे समझाते हुए कहती कि तुम ऐसा मत सोचो, तुमने जो भी पास्ट के अंदर किया हो, लेकिन तुम अभी जैसे हो वैसे ही हमें पसंद हो। बाकी लोग भी रे से वादा करते हैं कि उसके साथ हमेशा रहेंगे। ये सुनने के बाद
बाद रे को अपनी पुरानी टीम की याद आती है। अब रात होने के बाद एल्बर्ट रे से मिलने के लिए वहाँ पर आता है। रे से अभी तक की हुई सारी बदतमीजी की वो माफी मांगने लगता है। रे तो यहाँ पर शांत दिल का है ना, इसलिए उसे वो माफ कर देता है। रे यहाँ पर उसे काफी सारी एडवाइस दे देता है, जो सुनने के साथ ही एल्बर्ट का फ्यूज तो उड़ जाता है। फिर एल्बर्ट रे से वादा करता है कि आगे वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा किसी के साथ भी। अब सारी मुसीबत खत्म होने के बाद ऐसे ही स्कूल लाइफ शुरू हो जाती है। अब क्लासरूम के अंदर प्रोफेसर ग्रे की जगह अब कैरोलिन ले लेती है। उनका ऐसा खूबसूरत चेहरा देख के सारे लड़के तो यहाँ पर लट्टू हो जाते हैं उस पर, जो देखने के साथ ही रे को तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गई। कैरोलिन यहाँ पर सभी को स्वॉर्ड्समैनशिप का टूर्नामेंट के बारे में बताती है, जो कि इस कंपटीशन के अंदर 3 एकेडमी के स्टूडेंट यहाँ पर हिस्सा लेंगे। फर्स्ट ईयर वाले ऐसे ही पार्ट करेंगे और बाकी के स्टूडेंट उसके एलिमिनेशन राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे और इसके अंदर टोटल 16 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वैसे ही कैरोलिन कहती है कि हमें कॉम्बैट स्किल के अंदर तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन डोमाका एकेडमी हमसे भी ज्यादा कॉम्बैट स्किल के अंदर अच्छी है। और लास्ट में मेलकोर्स जो एकेडमी है वो ज्यादा रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी है और वहाँ के स्टूडेंट तो काफी ज्यादा अच्छे रिसर्चर बनेंगे आगे और सभी एकेडमी के पास अपने एडवांटेज है। कैरोलिन रे से कहती है कि ये सारी कंपटीशन की जिम्मेदारी तुम संभालोगे और कैरोलिन उसे एक आंख भी मारती। रे सोचता है कि अभी मैं क्या करूँ। अरे गुस्से में आकर प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता है और कहता है कि इस औरत को हमारी टीचर क्यों बनाया है आपने। तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि इतना गुस्सा होने की क्या बात है, जो मैंने उसे बुला लिया तो इतना भी क्या हो गया है। रे कहता है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप तो जानती है ना कैरोलिन के बारे में, मुझे वो बचपन से ही नहीं पसंद है। वो कहती कि कैरोलिन को तो काफी ज्यादा स्टूडेंट पसंद भी करते हैं ना, सारे स्टूडेंट तो उसे कई और वजह से ही पसंद करते हैं। अगर उसे नहीं निकाला तो काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अचानक से वहाँ पर कैरोलिन आकर उसे टच करने लगती है। वो कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। और उसके आने के बाद तो रे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो दीवार के पास ही चला जाता है। कैरोलिन उसके पास जाकर उसे गले लगाने लगती है, तो देख के वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। अब हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि रे और क्लैरिस यहाँ पर एक शॉर्ट फाइट को देख रहे होते हैं। क्लैरिस रे से पूछती है कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। रे यहाँ पर ब्लू बालों वाले स्टूडेंट को सुनता है। उसके कॉम्बैट स्किल तो इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन वो मैजिक में बहुत ज्यादा अच्छा था, इसलिए रे को यकीन था कि वो ही जीतने वाली है। और जब मैच खत्म होता है तभी वही लड़की ही जीतती है। क्लैरिस ये देख के बहुत ज्यादा हैरान थी कि तुम 2 सेकंड के अंदर कैसे पहचान सकते हो कि कौन जीतने वाला है। लेकिन रे के लिए तो बहुत ज्यादा आसान था, क्योंकि वो पावरफुल सॉर्सरर है। अब हम देखते हैं कि अगला मैच रोज का होता है, जो कि रोज को सपोर्ट करते हैं, जो कि 10 सेकंड के अंदर ही उस लड़की को हरा देती है और रोज यहाँ पर जीत जाती है। लेकिन फिर भी रोज का चेहरा यहाँ पर लटका हुआ ही था, जो देख के रे को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सीन के अंदर हम रोज और उसके डैड को दिखाया जाता है। रोज के डैड कहते हैं कि मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा हूँ स्वॉर्ड्समैन कंपटीशन के अंदर तुम्हारी स्किल देखने की, चाहे जो भी हो जाए तुम मुझसे नहीं हारने वाली हो ना। इधर रे आकर रेबेका से पूछता है कि रोज किसे हराने के लिए इतनी ज्यादा परेशान लग रही है। इस पर रेबेका उसे बताती है कि वॉर्गिरिन को योमा एकेडमी वाले रिप्रेजेंटेटिव तरीके से यहाँ पर भेजने वाले हैं। रे के पूछने के बाद रेबेका कहती है कि भले ही वॉर्गिरिन बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो रोज जैसी बिल्कुल भी नहीं है। असल में वॉर्गिरिन नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, नोबल यानी रॉयल फैमिली ही होती है। रेबेका उसे बताती है कि वॉल्वरिन ऐसी लड़की है जिसे नोबल होने पे बहुत ज्यादा घमंड है। यहाँ पर दूसरी तरफ रोज अपने फाइनल अपोनेंट यानी अल्बर्ट को हरा देती है। अल्बर्ट हारने के बावजूद भी स्वॉर्ड्समैन कंपटीशन के अंदर भाग ले सकता है, क्योंकि वो आखिरी मैच के अंदर सेकंड प्लेस के अंदर आया था। और अल्बर्ट हारने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगता है। ये देख के तो क्लैरिस भी शॉक हो जाती है, अरे ये कब से अच्छा बन गया। रे शाम होने के बाद रोज के पास उसे बधाई देता है कि तुम्हें फाइनल एग्जाम को पास कर लिया है। रे रोज से पूछता है कि तुम फाइट के दौरान तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों दिखती हो, अगर तुम्हारा ऐसा ही बिहेवियर रहा तो तुम हार जाओगी। रोज कहती है कि मैं वॉल्वरिन को हराने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो रे कहता है कि टूर्नामेंट शुरू होने के 1 महीना बचा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए मैं इतनी ज्यादा पावर यूज नहीं कर सकता, और मेरी पावर से तुम्हें काफी ज्यादा फायदा भी होगा ट्रेनिंग के अंदर। ऐसे ही बात करने के बाद लास्ट में रोज मान जाती है ट्रेनिंग के लिए। अब हमें रोज का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तुम रोज की ओपोनेंट वॉल्वरिन को देखने वाले हो। जब रोज रॉयल फैमिली के पार्टी के अंदर होती है तभी उसकी मुलाकात वॉल्वरिन से होती है। शुरुआत में वो एक दूसरे को तो जानते तो नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के साथ रहने के बाद उसमें आपस में अच्छी दोस्ती बन गई। ऐसे ही वो दोनों साथ में काफी दिनों तक रहते हैं। रोज यहाँ पर वॉल्वरिन से कहती कि थैंक यू, आज तक तुमने जो भी मेरे लिए किया है उसके लिए। अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता, तुम ना होती तो मैं आज घर पर पड़ी रहती और मैं ऐसी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती। वो दोनों आपस में गले मिलके कहते हैं कि हम हमेशा फ्रेंड रहेंगे। अब कुछ सालों के बाद उन दोनों के बीच में स्वॉर्ड्समैन कंपटीशन के अंदर फाइट होती है, जहाँ पर वॉल्वरिन अपनी पावर से उसे हरा देती है। लेकिन रोज को इस हार का काफी ज्यादा बुरा लगा था, जिसके बाद से उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा दूरियां बढ़ने लगती है। ऐसा नहीं हो गया कि इन दोनों के बीच की फाइट की वजह से उन दोनों के बीच में दरार आ गई, क्योंकि रोज अपनी बेस्ट फ्रेंड से हारने के बाद वो चेंज हो गई पूरी तरीके से। कि रोज बड़ी नोबल फैमिली से थी, इसलिए उसे जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हम पास्ट के अंदर रोज को देखते हैं, जो कि रे को ढूंढ रही थी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलता उसे। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से रे आ जाता है, जिसने एक मास्क पहन कर रखा हुआ था। रे कहता है कि अब से मैं तुम्हारा टीचर हूँ, अब तुम मुझे रेंजर कह के ही बुलाना। अब रोज कहती है कि रेंजर क्या होता है, अरे पगली रेंजर नहीं रेंजर, अभी तो तुम्हें पूरी एकेडमी का चक्कर लगाना है, अब इसके बाद फॉरेस्ट का भी, और सारे राउंड खत्म करने के बाद यहीं पर ही मिलना है। और इस रनिंग के दौरान तुम अपने स्पेशल टेक्निक को यूज नहीं कर सकती हो। इसके बाद वो दोनों ही रनिंग शुरू कर देते हैं। काफी सारे लोग अपने रनिंग के दौरान फिजिकल एनहेंसमेंट
सप्लीमेंट का यूज करते हैं, लेकिन रोज तुम्हें ये जानना होगी कि तुम्हारी बॉडी ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। भले ही तुम्हारे पास कितनी भी स्किल हो, लेकिन तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो तुम्हारी वो स्किल किसी काम की नहीं होगी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रे कहता है कि भले ही आज ट्रेनिंग बहुत ज्यादा आसान थी, लेकिन कल वाली ट्रेनिंग तो इससे भी ज्यादा हार्ड होने वाली है। रोज रे को रेंजर कहना भूल जाती है। तब मैंने बोला था तुम रेंजर कह के मुझे बुलाओ, और ऐसे ही रोज की काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग शुरू रहती है। रे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था। रोज सोचती कि क्या मैं नरक में नहीं आ गई ना। कुछ देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखते है कि रे तो बाहर लटकते हुए बतख पिट रहा था और उसे जगा रहा था। रे कहता कि आखिर तुम सो कैसे सकती हो, जल्दी से बाहर आ जाओ ट्रेनिंग के लिए। अब नीचे उतरने के बाद शेला उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। ऐसे वो गर्ल हॉस्टल के अंदर नहीं आ सकता। इस पर रे कहता है कि अरे मैं मास्टर हूँ उसका, अगर मैं माफी चाहता हूँ आपको कोई परेशानी हुई तो। रे की नजर रोज पर पड़ती है जो कि यहाँ से भाग रही होती है। रे कहता है कि अरे मैडम बच के कहाँ जाओगी तुम। रे यहाँ पर सीधे दीवार को ही कूद जाता है। सुबह की ट्रेनिंग के टाइम फिर से रोज बच कर निकल जाती है। रे उसको हर जगह पर ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर आल्बर्ट पर पड़ती है। उसे अकेले बैठकर हुए देखता है, तभी उसके पास जाकर पूछता है उसे। रे उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे दोस्त कहाँ गए। आल्बर्ट कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं दररोज ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पावर्स के अंदर कोई चेंज नहीं आते हैं। रे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, टाइम के साथ साथ तुम्हारी पावर भी ठीक हो जाएगी। रे यहाँ पर एरिस और क्लेरिस से भी पूछता है। वो दोनों भी रोज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। रे उसे ढूंढने के लिए अपने मास्क का पावर का यूज करता है। तुम्हें क्या लगा ये सिर्फ शौक के लिए ही पहना है रे ने। कुछ देर के बाद वो अपने मास्क की मदद से रोज को ढूंढ लेता है, जो बेचारी रे से बचने के लिए यहाँ पर छुप कर बैठी थी। रे रोज के सामने एक गोस्ट की तरह आ जाता है। उसे देख के तो रोज काफी ज्यादा डर जाती है। रोज कहती कि मैं तुमसे भागी नहीं थी, लेकिन मुझे थोड़ा आराम करना था। रे कहता कि तुम्हारा और कोई बहाना नहीं चलेगा। रोज को घसीटते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर लेके जाता है। अगले दिन हम रे को देखते हैं जो कि लड़के के कपड़े पहन के बाहर निकल रहा था। रोज भी यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रही थी और रोज ने अपना एक न्यू रिकॉर्ड भी बना लिया है। वो लड़की यहाँ पर रोज को कहते हुए जाती है कि बहुत बढ़िया, तुम अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, ऐसे ही करती रहो। ये सुनकर रोज कहते हैं कि ओके रेंजर। तभी वो तीनों देखती कि यहाँ तो रे है ही नहीं। रे यहाँ पर सोचता है कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। रे कहता है कि अब मेरा मेन मिशन शुरू होने वाला है कि वो डीओम अकेडमी जाने वाला है। अब हमें दिखाई देता है कि रे डीओम अकेडमी अंदर पहुंच चुका था, जहाँ पर वो एक बक्से के अंदर छुपा हुआ था। वो देखता है कि सामने एक छोटी सी लड़की रो रही थी। तब वो उसके पास पहुंचकर अचानक से उस डब्बे के अंदर से बाहर निकल जाता है। वो असल में लड़की अपनी बहन से खो गई थी। रे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम मिलकर उसे ढूंढते हैं। रे उसे अपना नाम लिली बताता है और उस छोटी सी बच्ची का नाम केना वॉलग्रेन है, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जो कि कुछ देर के बाद उसे अपनी बड़ी बहन मिल जाती है, जो कि रोज की पुरानी फ्रेंड आर्यना वॉलग्रेन है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो रे को देख के समझ जाती है कि वो दूसरी एकेडमी से आया है। वो रे को लड़की के गेटअप के अंदर नहीं पहचान पाती, क्योंकि रे ने अपना रूप के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल ली थी। आर्यना को तो थोड़ा शक हो गया था, लेकिन रे कहता कि मैं एक लड़का हूँ। जो सुनने के बाद तो वो शॉक हो जाती है। मैं हारमन अकेडमी से रे व्हाइट हूँ। आर्यना कहती कि मैं तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें सुनी है। तुम पहले इंसान हो जो कि हारमन अकेडमी के अंदर तुम्हें नॉर्मल फैमिली के बजाय तुम एक ऑर्डिनरी हो। दरअसल इन सभी ने रे के पावर्स के बारे में काफी सारी चर्चाएं सुनी है। असल में रे इससे यहाँ पर फाइट करने के लिए आया था। वो कहती कि तुमने मेरी छोटी बहन की मदद की, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फाइट करने के लिए तैयार हूँ। इन दोनों की बकवास के बाद वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। आर्यना जमीन पर झुककर एक लाइटनिंग अटैक कर देती है, जिसकी वजह से रे का स्वॉर्ड टूट जाता है। आर्यना यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली, इसलिए रे उसकी तारीफ कर देता है। ये दोनों ढंग से फाइट तो कर लेते, थोड़ा मजा आता आगे। उसकी छोटी बहन जाने के बाद आर्यना उससे पूछती है कि क्या तुम स्वॉर्ड्समैन कंपटीशन के अंदर भाग लेने वाले हो। रे कहता है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से उस कंपटीशन के अंदर मैं सिर्फ एक कम्युनिटी के मेंबर के तरीके से ही रहने वाला हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी पुरानी फ्रेंड रोज को भी ट्रेन कर रहा हूँ कंपटीशन के लिए। आर्यना यहाँ पर समझ जाती कि रे यहाँ पर किस लिए आया है। रे कहता कि चाहे जो भी हो जाए रोज इस बार नहीं आने वाली, क्योंकि उसको मैंने ट्रेनिंग दी है। दूसरी तरफ यहाँ पर रोज को देखते हैं, जो कि ट्रेनिंग करके बहुत ज्यादा थक गई थी। तभी दीवार के ऊपर से आवाज आती है कि क्यों आज की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा अच्छी रही ना। तभी सब उसे देखते हैं। तभी रे तो अपने पूरी लड़की के गेटअप में ही था। रे कहता है कि मैंने तो सिर्फ अपना भेज ही बदला है। जो सुनने के बाद ही उन दोनों के होश ही उठ जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है, क्योंकि अपने बंदे ने तो पूरा लड़की का गेटअप पहन के रखा है ना, इतना कि कोई भी उसे पहचान ना सके। अगले दिन रे अपने सारे दोस्तों को मास्टर से मिलवाने के लिए ले जाता है। रे मास्टर के पास आकर कहता है कि ये सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं। रे यहाँ पर सभी को इंट्रोड्यूस कराता है अपने मास्टर से, जहाँ पर एलिसा तो उसकी बड़ी फैन थी ना, इसलिए वो ऑटोग्राफ मांगती है बुक के ऊपर। क्लेरिस यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर ही रही थी। तभी मास्टर कहती कि क्या तुम्हें हंटर बनना है ना। तभी वो अपना एक लाइसेंस दिखाती है, जो देखने के बाद तो क्लेरिस बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसने इस लाइसेंस को देखा है, जो कि एक टॉप लेवल हंटर के पास ही होता है। फिर रोज अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। मास्टर कहती कि हम तो पार्टी के अंदर मिलते ही रहते हैं ना, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। मेड यहाँ पर रे को अलग रख के कहती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, ग्रेवी पर लोग अपना प्लानिंग बना रहे हैं। मेड कहती है कि इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर ये हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है, जो कि इस कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल के लोग भी होंगे। तुम्हें कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इधर मास्टर रोज से पूछते कि आखिर तुम क्या छुपा रही हो। पहले तो रे मुझे डेली लेटर लिखा करता था, और आजकल तो इस सारे लेटर के अंदर तुम्हारे बारे में बात करता रहता है। वो लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। मास्टर कहती कि रे को मैंने सब कुछ सिखाया है, लेकिन रे को इंसानी इमोशन के बारे में नहीं सिखाया है। रे अपनी जिंदगी के अंदर नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता था,
और हमारे साथ वो अपने इमोशन को नहीं बांट पा रहा था, इसलिए तो मैंने उसे एकेडमी के अंदर भेजा था ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाए। मास्टर कहते कि अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो। रे को ऐसा लगता कि उससे तुम काफी ज्यादा चीजें छुपा कर रखती हो। अब कुछ समय के बाद हम देखते कि वो दोनों फोर्स के अंदर आ गए थे जहाँ पर वो ट्रेनिंग करने वाले थे। रे यहाँ पर कहता कि तुम्हारा आज फाइनल टेस्ट होने वाला है, अगर तुमने इस टेस्ट को पास किया तो मैं तुम्हें एक बेज और रिकॉग्निशन दूंगा। रे उसे चैलेंज देता कि अगर तुम इस फ्लावर को गिरा दोगे तो तुम जीत जाओगी, तुम डरना मत, मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखूंगा। हमें यहाँ पर दिखाया नहीं गया कि कौन जीता। यहाँ पर दूसरी तरफ स्वॉर्ड्समैनशिप का कंपटीशन शुरू होने वाला था और प्रिंसिपल का लेक्चर खत्म होने के बाद कंपटीशन को शुरू कर देते हैं और वहाँ पर थर्ड ईयर की स्टूडेंट और कैरोलिन वहाँ की होस्ट थी। फर्स्ट मैच रोज का ही था, एक नॉर्मल लड़के के साथ। प्रिंसिपल यहाँ पर रूल समझाते हुए कहती है कि तुम्हें जीतने के लिए ओपोनेंट को स्टेडियम के बाहर फेंकना होगा या फिर ओपोनेंट के चेस्ट पे लगा हुआ रोज को तोड़ना होगा, और अगर मैंने मैच को स्टॉप कर दिया तो कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा। मैच शुरू होने के बाद वो लड़का रोज पर अटैक कर देता है, लेकिन रोज उस अटैक से आराम से बचकर उसके चेस्ट पे लगे हुए फ्लावर को जला देती है अपने मैजिक से, जो देख के स्टेडियम में सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस पर कैरोलिन समझाते हुए कहती कि उसने अपने मैजिक को एकदम छुपा कर रखा था और जिसकी वजह से वो आराम से जीत गई। यहीं पर रे स्टेडियम से कहीं पर बाहर जा रहा था, तभी अभी कहता कि कहाँ जा रहे हो। अभी के पूछने के बाद वो कहता है कि मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ अल्बर्ट से मिलने के लिए। रे यहाँ पर अल्बर्ट को एक रोज देते हुए कहता कि तुम्हारी बारी आ चुकी है अब। अल्बर्ट इसके लिए शुक्रिया कह के वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर मैच शुरू होता है अल्बर्ट और आरियाना का, और मैच शुरू होते ही वो दोनों एक दूसरे पर खतरनाक अटैक शुरू कर देते हैं। वो दोनों की फाइटिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन फिर भी आरियाना भारी पड़ते हुए अल्बर्ट को दूर फेंक देती है। आरियाना कहती कि तुम्हारे जीतने के चांस इतने ज्यादा नहीं है, तुम हार मान लो अब। तभी अल्बर्ट को रे की कही हुई बातें याद आने लगती है। फिर वो फुल स्पीड के अंदर आरियाना के ऊपर अटैक कर देता है और जिसकी वजह से आरियाना की तलवार उसके हाथ से ही छूट जाती है, लेकिन फिर भी आरियाना अल्बर्ट की तलवार को पकड़ लेती है और अपने मैजिक से उस तलवार को तोड़ देती है। फिर आरियाना का पावरफुल पंच लगने के बाद सीधा अल्बर्ट बाउंड्री के बाहर जाकर गिरता है। इसी के साथ आरियाना इस मैच को जीत जाती है। ये देख के वो तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्या रोज की फाइट इससे होने वाली है क्या। दूसरी तरफ यहाँ पर रे कहीं पर जा रहा था और अज्जाची चीज उसे पीछे से देख रही थी। वो रे पर अटैक ही करने वाला था, तभी रे पीछे मुड़कर देखता है, वो चीज वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ से एनवायरमेंट क्लब का लीडर आ जाता है और सभी लोग यहाँ पर प्रिंसिपल और उसके मास्टर के पास पहुँच जाते हैं। तभी रे कुछ अजीब नोटिस करता है और इसके बारे में पूछता है। मैं कहती कि चलो मैं पहले तुम्हें हिड्रा के बारे में बताती हूँ। हिड्रा वैसे है कि जो कि इन्फॉर्मेशन को हमारे किंगडम की तरफ पहुँचाते हैं। मास्टर कहती कि तुम्हें पता ही ना हमारी मेट क्या है, इस पूरे एम्पायर की बेस्ट इंटेलिजेंट है। रे को यकीन नहीं होता कि क्लेरिसा इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। दरअसल मास्टर की मेट का नाम क्लेरिसा है। इन्वायरमेंट क्लब का प्रेसिडेंट कहता है कि मैं उसका भाई हूँ। रे बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कहता है कि मुझे आज तक पता नहीं था। दरअसल प्रिंसिपल का नाम एबी गार्मिन है। तो एबी कहती है कि मुझे पता चला कि इस कंपटीशन के अंदर कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो सभी लोग टारगेट कर रहे हैं हाई क्लास के बच्चे को मारने के लिए। एबी कहती है कि तुम सभी अलर्ट रहना, क्योंकि उन सभी का टारगेट स्टूडेंट ही है। क्लेरिस का छोटा भाई रेक्स जो कि इन्वायरमेंट क्लब का प्रेसिडेंट है, अगर रे कुछ गड़बड़ हो तो इसे जाकर पहले बता देना। मास्टर कहते कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो अपनी पावर्स का यूज कर सकते हो। रे डिसाइड करता कि इस टूर्नामेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा वो। अगले दिन हम टूर्नामेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सीनियर्स की फाइट हो रही थी और रेबेका भी सीनियर्स के फाइनल के अंदर पहुंच जाती है। एरिस और क्लेरिस यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। वो दोनों कहते कि रोज ने अपने आप को तो कमरे में बंद कर लिया है, वो बाहर नहीं आ रही है और हमसे कोई बात भी नहीं कर रही है। यहाँ पर दूसरी तरफ एक मैच भी चल रहा था जहाँ पर यह लड़का 2 सेकंड के अंदर ही मैच को जीत जाता है। कुछ देर के बाद रे रोज से मिलने के लिए जाता है। रे कहता कि रोज तुम दरवाजा खोलो, मेरी बात तुम सुन लो पहले, और काफी देर तक समझाने के बाद रोज फाइनली दरवाजा को ओपन कर लेती है। रोज कहती है कि मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ अपनी रॉयल फैमिली का। मैंने ये सारी मेहनत अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए की है। अगर मैं तुम्हारे पास्ट के साथ कंपेयर करूँ तो भी मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। रे उसे समझाता कि ऐसा तुम मत सोचो। इसके बावजूद रोज को ऐसा लगता है कि वो आरियाना से कभी भी नहीं जीत पाएगी और उसे लगता है कि वो पिंजरे के अंदर बंद हुई एक चिड़िया ही है। रे उसे पकड़ कर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगा, और काफी देर तक ऐसा समझाने के बाद रोज मान जाती है और वहीं पर ही वो सो गई थी रे का हाथ पकड़कर। तभी रे याद करता है कि उस बैटल के दौरान रोज की आंखों के अंदर अलग पावर दिखी थी। रे को यकीन था कि रोज इस वाली मैच को जीतने वाली है। अगले दिन इस कंपटीशन का फाइनल दिन आ गया था। रे यहाँ पर आकर कहता है कि तुम सभी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैंने रोज को समझा दिया है। क्लेरिस के पूछने के बाद रे कहता कि मैं उसके साथ पूरी रात था। ये सुनने के बाद वो सभी लोग तो कुछ और ही सोचते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर क्लेरिस को देखते हैं जो कि भागते हुए जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक एंटिटी दिखाया जाता है। यहाँ पर हम रेक्स को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक लाइट का इशारा मिलते हैं वो वहाँ से चला जाता है। वो जाते हुए कहता है कि मेरा थोड़ा काम रह गया, वो मैं करके आता हूँ। रेक्स यहाँ पर रे के पास आ जाता है और वो बताता है कि 8 स्टूडेंट को यहाँ पर किडनैप कर लिया है। यहाँ पर रे सुनने के बाद रे भी तैयार हो जाता है उन सभी को ढूंढने के लिए। वो कहता है कि मुझे नीचे से डेथ का ऑरा सेंस होता है और इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच भी शुरू होने वाला था। आर्यना मैच के शुरुआत के अंदर अपनी तलवार को फेंक देती है और अपने अंदर से एक खास पावर को निकाल लेती है और इस पावर की मदद से आर्यना सीधे रोज के ऊपर अटैक कर देती है और जिस अटैक से रोज दूर जाकर गिर जाती है। अभी कहता कि ये कौन सी पावर्स है। कैरोलिन यहाँ पर बताते हुए कहती कि आर्यना तो अपना फैमिली बिग सोर्सरी एरोजन है और इसकी मदद से उसकी स्ट्रेंथ और पावर ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर रोज के ऊपर आर्यना लगातार अटैक करती रहती है। इतने में ही जल्दी से रोज अपना स्पेशल मैजिक यूज करती है
और इस पावर की एनर्जी से आर्यना थोड़ा पीछे हट जाती है, जो देख के वो भी थोड़ा शॉक हो जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ रे भी क्लेरिस के पास पहुंच जाता है, जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे ही क्लेरिस को उठाने लगा तभी वहाँ पर एक मैजिकल बैरियर बन जाता है और इसकी वजह से वो किसी को भी नहीं बुला सकते। तभी वहाँ पर किडनैपर्स भी सामने आ जाते हैं। रे क्लेरिस से माफी मांगने के बाद उसे उठाकर वहाँ से भागने लगा। वो यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके आइसिकल ब्लेड निकाल लेता है। वो यहाँ पर सभी ग्रैंड रीपर से वो फाइट करना शुरू कर देता है। वो सभी लोग रे के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते, इसलिए वो रे के आसपास डार्क मैजिक कर देते हैं। लेकिन रे यहाँ पर अपने एंटी मटेरियल कोड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सारा डार्कनेस हट गया था। और रे के यहाँ पर एंटी मटेरियल कोड को यूज करने की वजह से बैटल में चल रहे मैजिक क्रिएचर भी गायब हो जाते हैं। कैरोलिन भी यहाँ पर समझ जाती है कि ये सारा रे के एंटी मटेरियल कोड की वजह से है और कई सारे गिमनीपर्स डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं। ऐसे भी लोग आसानी से कैसे यहाँ से भाग पाते हैं। रे अपनी पावर की मदद से उन सभी को फ्रीज कर देता है और इतने में वहाँ पर रेक्स भी पहुंच जाता है। रे कहता है कि इन सभी को मैंने फ्रीज ही किया है, मारा नहीं है। रेक्स कहता है कि अभी तुम यहाँ से जा सकते हो, आगे का सारा काम मैं संभाल लूंगा। रे को कुछ ज्यादा ही जल्दी था, इसलिए वो क्लेरिस को बिना उतारे ही चला जाता है वहाँ से। यहाँ पर दूसरी तरफ कोई भी बैटल के अंदर गिव अप करने वाला नहीं था, जो देख के आर्यना अपने फाइनल अटैक को करने वाली थी, जिसकी वजह से उसके पास काफी सारी बिजली आसपास हो जाती है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अलग ही हो जाता है। रोज को यकीन नहीं होता कि ये सारी इतनी पावर इंक्रीज कर सकती है। आर्यना बहुत ज्यादा स्पीड में आकर रोज को एक पंच मारती है। रोज यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करती है, लेकिन फिर भी आर्यना के पावरफुल पंच से वो नहीं बच पाती है। और रोज के फादर भी यहाँ पर देख रहे थे। रोज जमीन के ऊपर गिर गई थी और आर्यना उसे हार मानने के लिए कहती है। लगभग रोज यहाँ पर हार ही मानने वाली थी। इतने में वहाँ पर रे आकर उसे पुकारता है और रे का आवाज सुनने के बाद रोज के अंदर कुछ अलग ही पावर आ जाती है। अब वो भी अपने पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है और पूरा ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके चारों तरफ काफी सारे बटरफ्लाई आ जाती है। आर्यना भी अपने फुल स्पीड के अंदर रोज के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो रोज के ऊपर अटैक कर ही नहीं पाती। वो वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसा एक बार नहीं होता, वो कई बार होता है ऐसा। रोज कहती है कि क्या तुम अब हार मानने के लिए तैयार हो? अब ये सब देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं कैरोलिन हर बार की तरह इस अटैक को समझाने लगती है। वो यहाँ पर कहती है कि एक ओरिजिन है जो कि इंटरफेस का है, इसके अंदर वाटरफ्लावर जोरी का भी इस्तेमाल होता है। उनमें से स्पेशल एक है जो कि सोर्सरर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो भी अपोनेंट बटरफ्लाई पर अटैक करता है वो अपने आप को रिप्लेस कर देती है दूसरे से, और इस टेक्निक से कोई भी अपोनेंट उसे छू भी नहीं सकता है। अब हम यहाँ पर फाइट को देखते हैं, जहाँ पर आर्यना हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसकी कई अटैक के साथ भी वो उसे नहीं मार पाती है और हर बार उसके ऊपर एक बटरफ्लाई ब्लास्ट होता है और इसके साथ साथ रोज की भी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। रे समझ आता है कि उसने अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है और रोज के मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। अब भी ये दोनों हार मानने के लिए तैयार भी नहीं थे, फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं बार बार। और इन सब में आर्यना की शील्ड भी टूट जाती है, फिर भी वो नहीं रुकती और धीरे धीरे इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा बुरी होने लगती है। रोज का फादर भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब इसके बाद वो दोनों अपना अपना फाइनल अटैक एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं। आर्यना के चेस्ट के ऊपर जो फ्लावर था वो खत्म हो जाता है। अब हमें दिखाई देता है कि आर्यना यहाँ पर हार चुकी है। अब इन दोनों के बीच में कुछ इमोशनल बातें होने लगती है, जो कि बहुत ज्यादा खास नहीं थी। इसके बाद आर्यना रोज के गले लग जाती है। रोज को अपने बचपन की याद आ जाती है, जहाँ एक दूसरे से वो दोनों मिले थे। फिर से उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। रे भी इस फाइट से बहुत ज्यादा खुश था। यहाँ पर उसके फादर भी बहुत ज्यादा खुश थे। आर्यना और रोज के फादर के बीच में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर रे रोज के पास आ जाता है, जो कि पट्टी के अंदर लिपटी हुई थी। रोज यहाँ पर खुश थी कि फाइनली वो सब खत्म हो गया। रे की जानलेवा ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। यहाँ पर वो वाली बात भी याद आ जाती है, जहाँ पर रे ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। वो ये सोचते ही शर्माने लगती है। सच में रे क्या मुझसे प्यार करता है? रोज कहती कि क्या तुम्हें पता है कि ये पावर कौन सी थी? रे कहता कि उस पावर के बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता तो नहीं था, लेकिन मुझे ट्रेनिंग के दौरान पता चल चुका था कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग पावर है। रे आज की जीत के लिए उसे कांग्रेचुलेशन करता है। अब हमें दिखाई देता है कि रे और उसके सारे फ्रेंड्स इस टूर्नामेंट के फाइनल राउंड को देखने के लिए जा रहे थे। अगर तुम्हें याद ही होगा कि कैरोलिन ने बताया था कि ये टूर्नामेंट 3 हिस्सों के अंदर है। इसी टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट एक ही साथ हिस्सा लेंगे। रोज की फाइट सेकंड ईयर स्टूडेंट की थी और रेबेका की थर्ड ईयर की स्टूडेंट की फाइट है, जो कि सबसे सीनियर है और उसकी फाइनल बैटल होने वाली है। रेबेका का ओपोनेंट यहाँ पर वो लड़का है जिसने 2 सेकंड के अंदर एक लड़की को हरा दिया था और इसका नाम ल्यूकस है। रे नोटिस करता है कि रेबेका की छोटी बहन भी उसकी फाइट देखने के लिए आई है। दोनों की फाइट यहाँ पर शुरू हो जाती है। पता नहीं क्या होता, रेबेका यहाँ पर फ्रीज हो गई थी। दूसरी तरफ यहाँ पर लूकस कुछ अजीब सा अटैक करता है, जिसकी वजह से काला धुआं निकलकर सीधा रेबेका की तरफ जा रहा था और जैसे वो काला धुआं हटता है, रेबेका का चेस्ट पे लगा हुआ फूल भी टूट जाता है। लूकस फाइनल अटैक के साथ कैसे इस मैच को जीत जाता है और ये सब देख के सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सभी को यकीन नहीं होता। लूकस जब वापस से जाने लगता है तभी वो रे को देखता है। लूकस कहता है कि तुम अभी के आइसिकल ब्लेड सोर्सरर हो ना? मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है। रे को यह समझ में नहीं आता कि लूकस एक ब्लैक ब्लेड सोर्सरर है जो कि यहाँ पर क्यों आया है। लूकस यहाँ पर 7 ग्रेट सोर्सरर्स में एक है। जैसे ही रे को अपने पावर्स अपने मास्टर से मिली है, लूकस को भी पुराने सोर्सरर फ्लेयरलेस ब्लेड से भी मिली है। लूकस कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं साबित कर सकूँ कि फ्लेयरलेस ब्लेड सोर्सरर सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। वो जाते जाते कहता है कि मैं अगले साल तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। अब हम कैरोलिन और प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि पकड़े हुए रीपर्स के पास आए हुए थे। कैरोलिन यहाँ पर आकर उस सभी के ऊपर मैजिक कर देती है, जिसका नाम है कैरोलिन वंडरलैंड, और सारे रीपर्स होश होकर कैरोलिन की बात ही मानने लगते हैं। जैसे कैरोलिन कहती
है वैसे वो सब लोग करने लगते हैं। ये देख के मास्टर भी कहते हैं कि इसकी शैतानी शुरू होगी फिर से। असल में ये कैरोलिन की स्पीड बाइंडिंग पावर है जिसकी मदद से वो किसी का भी दिमाग कंट्रोल कर सकती है। तभी कैरोलिन उसका बॉस का नाम और उसका फुर्सत का प्लान पूछती है। अब इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते हैं उससे पहले उन सभी के बारी बारी सर फट जाते हैं। अब हम अकेडमी के अंदर रे को देखते हैं जो कि लेक्चर दे रहा था सभी को। रे कहता है कि आने वाले फेस्टिवल के अंदर हमें मेड कैफे खोलना चाहिए। असल में इस अकेडमी के अंदर कुछ दिनों के बाद फेस्टिवल होने वाला है और सभी को अपने क्लासरूम का एक स्टॉल बनाना है। और रे यहाँ पर सभी को सजेशन दे रहा है कि हमें मेड कैफे बनाना चाहिए। लड़कियां तो यहाँ पर चिल्लाकर मना कर देती है। अब हमें एक दिन का पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज रे से कहती कि आने वाले समय के अंदर हमें मेड कैफे बनाना है। रे को भी आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। मुझे लगता है कि काफी सारे स्टूडेंट हाँ कहेंगे। दिक्कत तो ये है कि इस एकेडमी के अंदर सिर्फ रॉयल फैमिली के बच्चे ही पढ़ते हैं। वो इतनी आसानी से मेड बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। रोज ऐसे ही रे को प्यार से फुसलाकर अपनी साइड कर लेती है। यहाँ पर क्लासरूम के अंदर रे यही समझाने की कोशिश कर रहा था सभी को और अपनी तरफ से वो दो चार बातें ऐसे ही फेंकता रहता है। रे का आइडिया सुनकर तो सारी लड़कियां तो मना कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर कैरोलिन मेड के आउटफिट में आ जाती है जिसके बाद तो सभी लोग हाँ कर देते हैं। लड़के तो मान गए लेकिन साथ ही साथ लड़कियां भी मान गई। रे और रोज भी बहुत ज्यादा खुश थी कि चलो अपना काम तो बन गया। सेल आकर बताती कि रेबेका की तो एंगेजमेंट हो गई है। अब हमें रेबेका के साथ एक लड़के को दिखाया जाता है और इस लड़के का नाम इवान है। यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर इवान रेबेका के डैड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। कहता है कि अभी जो होगा वो मैं डिसाइड करूंगा। यहाँ पर हमें एक मॉन्स्टर जैसे आदमी को दिखाया जाता है जो कि किसी की सोल चुरा रहा था। उसके साथ एक और बंदा था जो कि उसका ब्रेन निकाल लेता है। भला ऐसा कौन है जिसे हम मारने वाले हैं? एक असैसिनेशन है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जासूस बन के आया था। ये लोग आपस में एक लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे वो अपना वेसल बनाने वाले हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें रेबेका को दिखाया जाता है जिसकी आइस येलो हो चुकी है और उसकी आइस के अंदर से खून भी निकल रहा है। दूसरे दिन रे रेबेका के पास आकर उसके एंगेजमेंट के लिए उसे कांग्रेचुलेशन करता है। रेबेका कहती है कि मैं इतनी जल्दी इस एकेडमी से नहीं जाने वाली और ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद भी मैं विजिट करती रहूंगी। रेबेका कहती कि थैंक यू, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। अब इसके बाद रे और बाकी के स्टूडेंट सारे मिलकर फेस्टिवल की तैयारी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर अभी आकर कहता है कि तुम्हारा प्लान तो काम कर गया रे। तभी रे सेला के पास जाकर मेड कैफे की परमिशन मांगता है। सेला को यकीन नहीं होता कि सारे रॉयल बच्चों को इसने मना लिया मेड कैफे बनाने के लिए। रे पूछता है कि बाकी के काउंसिल मेंबर्स कहाँ पर गए हैं। तभी सेला रेबेका को पूछती कि क्या हमें इसे बता दो सर। रेबेका कहती है कि दरअसल ऐसा इसलिए हुआ कि मेरे एंगेजमेंट होने के बाद ये सब हुआ। तभी रे रेबेका से कहता है कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अब ये कहने के बाद वो बाहर चला जाता है। फिर सेला उसके पीछे भागते हुए आती है। सेला कहती कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रेबेका की जो एंगेजमेंट हुई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। रेबेका की फैमिली टॉप 3 फैमिली में से आती है। ऐसे तो इतनी जल्दी उसकी एंगेजमेंट तो नहीं हो सकती है। लगता है कि इवान कुछ गलत कर रहा है। रे रेबेका का ध्यान रखने के लिए कहता है सेला से। अब इसके बाद वो अपने मास्टर के पास पहुंच जाता है। रे की सारी बात बताने के बाद मास्टर अपनी मेयर से पूछती है क्या विवान के अंदर कोई गलत बात है। वो कहती है कि तो विवान तो बहुत ज्यादा हाई क्लास फैमिली से है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। मास्टर कहती है कि रेबेका की इतनी ज्यादा जल्दी एंगेजमेंट नहीं होने वाली थी, मुझे भी कुछ गलत लग रहा है। तुम चिंता मत करो, हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब हमें रेबेका को दिखाया जाता है जिसे पास्ट की मेमोरी याद आती है। वो यहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी छोटी बहन उसके पास आती है। मारिया कहती है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है इस एंगेजमेंट से। रेबेका कहती कि उससे भी क्या फर्क पड़ता है, आखिर में मैं बड़ी हूँ जो कि मुझे रॉयल फैमिली की इज्जत के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। वो अपने रूम में आकर काफी देर तक रोती रहती है। अब हमें रेबेका की छोटी बहन का बचपन दिखाया जाता है। पता नहीं क्यों उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रेबेका उसे हमेशा संभालती और उसका काफी ज्यादा ध्यान रखती। ऐसे ही मारिया अपने कानों के अंदर एक पिन लगा देती है जो देख के उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि तुम रॉयल फैमिली की बच्ची हो, ऐसा तुम नहीं कर सकती। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें स्कूल फेस्टिवल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियों ने मेड की आउटफिट पहन के रखी थी और ऐसे ही वहाँ पर रोज मेड के आउटफिट में भी आती है। रे को वो बहुत ज्यादा क्यूट लगी इसलिए वो उसकी तारीफ करता है, लेकिन यहाँ पर क्लेरिस को तो सभी से अलग एकदम भूत बना कर रखा हुआ था, लेकिन रे भी उसकी तारीफ कर देता है थोड़ी। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रास्ते के अंदर रेबेका चल रही थी, वहाँ पर रे भी आ जाता है। रेबेका उसे बताती है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है इसलिए मैं जल्दी से इस टाउन को छोड़कर चली जाऊंगी। इतने में वहाँ पर विवान भी मिलता है उसे। मैंने सुना है कि तुम रेबेका के बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं रेबेका को घर छोड़ दूंगा। रे रेबेका को जाते हुए देख रहा था, तभी वहाँ पर रेक्स वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल एबी की मीटिंग चल रही थी। वो सभी को बताती है कि विवान के घर पर कोई भी नहीं रहता और उसके घर पर एक भी नौकर नहीं है। वो रेबेका को वहाँ अकेले ही ले जाता है। वो काफी टाइम से सोर्सरर सोसाइटी के साथ मीटिंग कर रहा है। उन सभी को शक था कि विवान अपना बेस बदल के सारी मीटिंग कर रहा है। मास्टर कहती कि उसका प्लान होगा कि रेबेका के आइस को चुराना। इसका मतलब एक ही है, इवान एक कलेक्टर आए है। यहाँ पर उन दोनों को दिखाया जाता है जिसमें से एक कहता है कि और जैसे ही रेबेका अवेकिन होगी वो डोर को ओपन हो जाएगा। जब वो आदमी अपना मास्क हटाता है तभी हमें पता चलता है कि और कोई नहीं, ये विवान है। इवान अपने घर पर रेबेका को लाकर उसकी आइस को निकालने की ट्राई करता है, लेकिन रेबेका उसे रोकती है। इवान हंसते हुए कहता है कि ये तुम्हारे फैमिली का डिसीजन है, तुम्हारे फादर ने अपनी फैमिली को टॉप पे ले जाने के लिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर तुम चाहो तो इसके लिए तुम मना कर भी सकते हो, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन की जान की गारंटी मैं नहीं दे सकता। रेबेका जब अपनी आंखें खोलती है तभी वो वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर रे ने अपने दोस्त
आर्बर्ट को खोया था। यहाँ पर रे आर्बर्ट को बार बार हील करने की कोशिश करने लगता है। उसकी मास्टर MS वोल्ट कहती है आखिर तुम कर क्या रहे हो। वो जिंदा नहीं रहा। रे उनकी बात नहीं सुनता तभी एस्ट्रोट आकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है और उसे वहाँ से ले जाती है। ये सब होते हुए रेबेका देख रही थी। एकेडमी में आकर कल वाले सपने के बारे में रेबेका सोच रही थी। उस सपने के अंदर जिस बच्चे को देखा वो रे था। रे जब बाहर आता है तभी रेबेका की छोटी बहन वहाँ पर उसे मिलने के लिए आई थी। मारिया कहती कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बात होती है और मारिया भी रे के ऊपर फायदा हो जाती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी और रे बैठे हुए थे। अभी कहता है कि इतनी रात हो गई तुम क्या कर रहे हो। रे कहता है कि मैं एक स्टोरी को पढ़ रहा हूँ जो बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हें भी पढ़नी चाहिए। रे कहता है कि इस स्टोरी के अंदर छोटे से छोटे इमोशन के बारे में बताया है। अभी कहता है कि चलो बताइए दो इस स्टोरी क्या कहती है। रे बताता है कि ये स्टोरी डीमन गर्ल के बारे में है जो कि औरों से काफी ज्यादा अलग दिखती है, जो कि हमेशा वो अकेले ही रहा करती थी। ऐसे एक दिन उसे एक टीनेजर मिली और उसने किसी ह्यूमन के साथ कभी भी मुलाकात नहीं की थी, तो उसे पता नहीं था कि उससे वो कैसे मिले। उसके साथ मिलने के बाद वो इंसानों के तरीके सीखने लगी। ऐसे ही एक दिन वो डीमन वहाँ से गायब हो जाती है। वो ह्यूमन गर्ल हमेशा उस डीमन का इंतजार करती रहती है उसकी फीलिंग्स को समझने के लिए। अभी कहता कि मुझे घंटा कुछ समझ में नहीं आया। रे कहता कि अभी तक मैंने इसकी एंडिंग नहीं देखी, लगता है मुझे हैप्पी एंडिंग ही होगी लास्ट में। रे यहाँ पर जब सो जाता है तभी उसे एक सपना आता है आर्मर्ड के फ्यूनरल का, जो कि वो कैरोलिन के साथ था जो कि रो रही थी और वहीं पर रेबिका की आवाज आती है उसे, जो उसे पूछती कि आखिर तुम कौन हो। जब वो उससे बात करने की कोशिश करने लगा तभी वो नींद से जाग जाता है। रे बैठकर इसके बारे में सोचता है तभी उसकी आंख के अंदर से खून निकल आता है। आगे क्लाइमेक्स आने वाला है जहाँ पर तुम्हें सब कुछ पता लगेगा। अब हमें स्कूल के अंदर फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन भाई अपना रे तो फिर से अपनी लड़की के फॉर्म में आ जाता है, जो देख के लड़के और लड़कियां दोनों फ्लैट हो जाती है। असल में रे को कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। आर्यना रे की हरकत देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। अभी और अल्बर्ट भी कहते कि ये कौन सी मेड है। अभी और अल्बर्ट कहते कि ये तो सिर्फ मेड ही है, इसमें क्या शौक होने की बात है। अब शाम को मारियाना एक फोटो लेकर जा रही थी जो कि और कोई नहीं लिली का ही था। वो लिली के गेटअप को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। जाते हुए उसे एक लेडी मिलती है जो उसे कहती है कि तुम बिना कुछ बोले मेरे साथ आ जाओ अगर तुम्हारी बहन की सलामती चाहती हो तो। रे यहाँ पर सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या रेबेका अभी मरने वाली है क्या। मास्टर कहती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो ऐसा भी जरूर होगा, अब तो तुम हो ना उसे रोकने के लिए। इतने में वहाँ पर रेबेका का फादर आकर रेबेका को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद हमें इवान और उसके साथियों को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि कल फुल मून है, कल ही करोड़ उठने वाला है, मुझे तो सिर्फ आइसिकल ब्लेड सोर्सर से मतलब है। मास्टर यहाँ पर कहते हैं कि हमें जल्दी से तैयारी शुरू करनी होगी, आगे जल्दी ही और भी बिगड़ने वाली है। अगले दिन फिर से रे अपने लिली व्हाइट के गेटअप में ही होता है। यहाँ पर हमेशा की तरह मारिया को अपनी मैजिक ट्रिक दिखाने लगता है। मारिया ने लिली से कहती कि आज मैं मुश्किल काम करने के लिए जा रही हूँ। दूसरी तरफ रेबेका कहीं पर जा रही थी तभी वहाँ पर विमान आ जाता है और रेबेका को लेकर अचानक से कहीं गायब हो जाता है। मारिया ने लिली को अच्छे फोटोज के लिए शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से वो निकल जाती है। रे भी रोज से कहता कि अभी मुझे उसके पीछे जाना होगा। अब ये कहने के बाद वो भी उसके पीछे चला जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम विमान को देखते हैं जो कि रेबेका को लेकर किसी अजीब जगह पर पहुंच चुका था। वो कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, अब तुम खत्म होने वाले हो। और यहाँ पर चारों तरफ अपना मैजिक बैरियर भी क्रिएट कर लेता है। दूसरी तरफ यहाँ पर विमान के साथ ही सारे मॉन्स्टर को इकट्ठा कर लेते हैं। तभी यहाँ पर रे अपने लिली व्हाइट की गेटअप में ही यहाँ पर पहुंच जाते हैं और सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है, लेकिन उनमें से कुछ आदमी मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रोज आकर उसे बचा लेती है और उसके साथ साथ रे के सारे दोस्त भी यहाँ पर आ चुके थे। रोज कहती कि हमारा टाइम आ चुका है सभी को प्रोटेक्ट करने का। विमान के पास रेबेका सोच रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। किसी तरह से मारिया भी विमान के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर रे के सारे दोस्त सभी मिलकर साथ ही काफी सारे मॉन्स्टर को हराने लगते हैं। तभी विमान का साथी अचानक से रोज पर आकर अटैक करने लगता है। तभी रोज को बचाने के लिए रे बीच में आ जाता है। वो कहता है कि इन बच्चों को छोड़ो, जल्दी से ऊपर जाओ। रोज रे से कहती कि तुम जल्दी से ऊपर जाओ, हम इन सभी को संभाल लेंगे। यहाँ पर सभी मॉन्स्टर को अपने फ्रेंड्स के ऊपर छोड़ देता है। रे अपना नॉर्मल फॉर्म में आकर उन सभी का शुक्रिया अदा करता है। अरे यार तुम अपने वॉइस को तो पहले ठीक कर लो। तभी रे को याद आता है कि रेबेका के डैड ने जो बताया था कि हमारी फैमिली के ऊपर एक कर्स लगा हुआ है। 100 सालों के अंदर हमारे फैमिली के अंदर एक 42 ओपन होता है जो कि काफी सारे ब्लड लॉस के बाद उसे मिलता है। सिचुएशन ये है कि रेबेका अभी वो बन सकती है, लेकिन अभी उसके वो वाले रूप में आने के लिए अभी टाइम है। असल में रेबेका अपनी पावर्स को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 20 की उम्र के बाद ही रेबेका मर जाएगी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मारियाना भी व्हाइट बॉडी और रेड आईज इसी के कारण है क्योंकि वो भी क्यूरेट्स है। ये सब ब्लड का इफेक्ट है। अगर मारियाना भी इवोल्व हो जाए तो ऐसा बहुत ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ मारियाना और रेबेका रेवान के साथ होती है। तभी वहाँ पर उसके ग्रुप के 2 लोग और आते हैं। तभी यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो इवान का रूप है असल में वो एक व्हाइट बालों वाली लड़की है जो कि कुछ देर पहले मारियाना को मिली थी। असल में विवान तो ये है जिसने अपनी चादर ओढ़ रखी है। असल में इस लड़की का नाम लीस है। दरअसल 10 साल पहले इवान का रूप लेकर वो उसके घर में रहती थी। दरअसल वो मारिया को इसलिए यहाँ पर लेकर आई थी ताकि वो रिवर्स बन सके। वे देख के इवान उसे मारने की कोशिश करता है। उसे सादो नाम के आदमी के पास पहुँचना है जिसके वजह वो क्रूट्स की मदद ले सकता है क्योंकि उसे कगादो नाम के इंसान से मिलना है, इसलिए उसे क्रूट्स की जरूरत पड़ेगी। लिस रेबेका के पास आकर उसे दूर फेंक देती है और लिस अपना पावर का यूज करके इवान को भी अलग डायमेंशन के अंदर भेज देती है। इसके बाद मारियाना लिस के पास आ जाती है। लिस कहती है कि तुमने डिसाइड कर लिया क्या, जिस पर मारियाना हाँ करती है। इतने में ही वहाँ पर रे भी आ जाता है। तभी इवान का साथी भी समझ जाता है कि ये आईसी
आइसिकल ब्लेड सॉर्सरर ही होगा। रे कहता कि तुम ग्लूटन हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है, तुम वही सॉर्सरर हो ना जो कि दूसरों की एबिलिटी को चुरा कर रखता है। ये ग्लूटन भी 7 सॉर्सरर में एक है और रे को देखने के बाद तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बीच में वॉल आ जाती है जिसे टकराकर वो नीचे गिर जाता है। ये वॉल रिज ने क्रिएट की थी। वो कहती कि मैं हूँ इमेजिनेशन सॉर्सरर। ये समझ जाता कि सारा प्लान इसी का ही था। लिज कहती कि मैं रेबेका को ओवर पावर कर दूंगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके ऊपर लगी हुई सिर को तुम तोड़ दोगे अपने क्रोनोस लॉक की मदद से। तुम एक ही हो जो कि रेबेका के साथ क्रोनोस लॉक बना सकता है। इतने में लूटल भी वो वॉल तोड़ देता है। लिज कहती कि मैं इसे तुम पर छोड़ देती हूँ। रे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था, इसलिए वो अपनी सारी पावर्स को निकालने लगता है। लिज उस डायमेंशन के अंदर जाने लगी जहाँ पर विमान को भेजा था। यहाँ पर रे के ऊपर ग्लूटन बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था अपनी पावर की मदद से। वहीं लिज विमान के पास जाकर उसे समझाने लगती है, लेकिन विमान यहाँ पर कहाँ सुनने वाला था। अब वो गुस्से में आकर एक की निकाल कर अपने गले के अंदर घुसा देता है और प्रोफेसर ग्रे की तरह। इसके बाद उसकी बॉडी कंट्रोल खोने लगती है। इसके बाद वो लिज पर अटैक करने लगता है, लेकिन लिज ने उसे फ्रीज कर दिया था। लिज यहाँ पर कोई अलग पावर का इस्तेमाल करने लगी जिसका नाम एक्वाशोस था। लिज ने विमान के ऊपर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी जलने लगती है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी बॉडी भी जल नहीं पाती है। इसके बाद विमान अपने असली रूप में आ जाता है। वो कहता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर की पावर ए है। इस पर लिज कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, सबसे पावरफुल तो आइसिकल ब्लेड सॉर्सरर है। दूसरी तरफ हम रे के दोस्तों को देखते हैं जो कि काफी सारे मॉन्स्टर को हरा कर बैठे हुए थे। इतने में वहाँ पड़े हुए सारे मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो गए थे। इस बार तो वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा और भी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर अटैक कर पाते उससे पहले वहाँ पर एमएस ऑर्थ एबी और काफी सारे और भी सॉर्सरर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अकेले ही एमएस ऑर्थ की मेट के पास वो इतनी पावरफुल थी, एक ही स्लैश के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। यहाँ पर प्रिंसिपल एबी और कैलोरिन भी मदद कर रहे थे मॉन्स्टर को मारने के लिए। यहाँ पर अकेले ही एमएस ऑर्थ एक आइसिकल ब्लेड से काफी सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। इधर हमें रे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कमजोर बन चुका था। बुलेटिन भी अपनी फुल पावर लगा रहा था उसे हराने के लिए। रे के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है जिससे कि रे दूर जाकर गिर जाता है। रूटिया तो धीरे धीरे कहकर रे की बहुत ज्यादा हालत बुरी करने लगा था। रे भी थोड़ा शांत बैठने वाला था, वो भी अपनी पावर को निकालने लगता है। बुलेटिन रे के ऊपर बहुत बड़ा अटैक कर देता है, लेकिन रे की ब्लड तो टूटती ही नहीं है। रे तो यहाँ पर अटैक ही नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी पावर अनलॉक करने के साथ ही बुलेटिन को फ्रीज कर देता है। रे की पावर इतनी ज्यादा थी कि बुलेटिन अब मरने वाला था। अब उसे समझ में आ गया था कि आइसिकल ब्लेड की पावर क्या होती है। रे भी बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए वो जमीन पर गिर जाता है। रेबेका उसकी मदद करने के लिए जा ही रही थी, तभी मारिया उसे रोक लेती है। तभी मारिया कहती कि तुम्हारी वजह से रे का ऐसा हालत हुआ है। तभी रेबेका कहती कि तुम्हें पता कि मैं किसी हालत से गुजरी हूँ। लेकिन तभी मारिया रेबेका को एक थप्पड़ लगा देती है। वो कहती कि असली बेवकूफ तो तुम हो, तुम्हारी वजह से मुझे कंपेयर किया जाता था। ये सुनकर रेबेका भी उसे थप्पड़ लगा देती है। इसीलिए तो तुम मुझे पसंद नहीं हो, हमारे पेरेंट्स की तुम बात ही नहीं सुनती। रेबेका रोते हुए कहती कि तुम चाहे जैसे भी हो, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारी कुछ बातें मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। तभी रेबेका ग्लो करने लगती है, मतलब कि वो ओवरहीट होने लगती है। उसकी बॉडी अब क्लोरिस का फॉर्म लेना शुरू कर देगी। रे भी उसे देखता है और एलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। रे पूछता कि क्या उसे तुम जानती हो? विवान एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर डिमोनिक पावर हावी हो चुकी है, इसलिए हम जैसा जाते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तभी वहाँ पर रे के सारे दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी वो सभी लोग अंदर ही जा रहे थे, लेकिन उन सभी को एमएस ऑर्थ रोक लेती है। वो कहती कि अभी तो रेबेका की बॉडी ओवरहीट होने वाली है, आगे तुम नहीं जा सकते हो। रे तो बिना डरे उसके अंदर ही चला जाता है। वो मारिना से कहता कि मैं इसे संभाल लूंगा, तुम बाहर जाओ। रेबेका यहाँ पर कहती है कि मारिना के साथ मैंने बुरी चीजें की है जो कि मुझे करना नहीं चाहिए था, शायद से अभी मैं मरने वाली हूँ। रे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम सभी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं और मारिना भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। रे अपने सर को रेबेका के सर के ऊपर लगा के कहता है कि क्रोनोस लॉक। ये कहने के बाद ही रेबेका का ओवरहीट बंद हो जाता है। अब इसके बाद उसके फादर को भी पता चल जाता है कि उसकी बेटी अब सेफ है। अब हम कुछ देर के बाद रेबेका को देखते हैं जो कि इंतजार कर रही है यहाँ पर रे का। इतने में वहाँ पर रोज आकर उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा रे के करीब आ रही हो ना। हाँ ऐसा होगा ना, क्योंकि रे मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है। रेबेका का भी दिल आ गया था रे के ऊपर। अब ये दोनों आपस में ऐसे ही बहस करने लगते हैं। वो दोनों आपस में कंपटीशन करते कि कौन रे को ले जाएगा। इतने में वहाँ पर एरिस और क्लेरिस भी आ जाती है। इस चैलेंज के अंदर वो भी शामिल हो चुकी है। इन चारों का मकसद है रे किसका होगा। अगले दिन रे हर्बर्ट के ग्रेव के पास चला जाता है। वहाँ पर वो अपने सारे दोस्तों को लेकर आया था। वो कहता है कि क्या आपको पता है मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, आपको खो देने के बाद मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँगा आगे। तभी वो मास्टर ही थी जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया। आप देख रहे हो ना, मेरे पास काफी सारे अब दोस्त हैं। अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर रे कहीं पर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में मारियाना मिलती है। तुम कहाँ थे? मैं बहुत समय से तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मैजिक शोर के अंदर पार्टिसिपेट करो। ये सुनकर रे भी शौक था कि ये मैजिक शोर क्या होता है। अगले सीन में एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर को आराम से हरा देती है। वो कहती है कि ये सब तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, पता नहीं मेरे भैया कब वापस आएंगे। तो इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो जाने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्दी से हमें 1K कंप्लीट करने हैं। मिलता हूँ आपको अगली वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।